उपदेश याद आता है। लेकिन कनुप्रिया हमें उस प्रसंग की याद दिलाती है जब कृष्ण युद्ध के लिए जा रहे थे। तो राधा उनसे पूछती है, हे कनु, जिस इतिहास की रचना तुम करने जा रहे हो, क्या उसमें मेरे प्रेम या फिर मेरी यादों की कोई जगह होगी? क्या भारी भरकम युद्ध और ये नीति अनीति के शब्द मेरे सरल प्रेम से बड़े हैं? ये नाटक उस समय की राधा का चित्रण है, जो कृष्ण के विराट स्वरूप को नहीं बल्कि अपने कनु को खोज रही है। प्रेम केवल मिलन नहीं, एक अंतहीन इंतजार भी है, समर्पण की पराकाष्ठा और वियोग का संसार भी है। राधा के मन की उन गहरी संवेदनाओं को लाए हैं हम, कनुप्रिया के माध्यम से आत्मबोध की यात्रा दिखा रहे हैं हम। प्रस्तुति शुरू होने से पहले मैं आप सभी सुधी दर्शकों से कुछ विनम्र निवेदन करना चाहती हूँ, ताकि इस विश्व स्तरीय नाट्य अनुभव में कोई व्यवधान ना आए। कृपया अपने मोबाइल फोन को पूरी तरह से बंद कर लें या उन्हें साइलेंट मोड पर रखें। आपकी एक रिंगटोन कलाकारों की एकाग्रता और साथ ही दर्शकों के अनुभव को भंग कर सकती है। यदि आपके साथ छोटे बच्चे हैं तो कृपया उन्हें अनुशासित रखें और सुनिश्चित करें कि वो शांत रहें, ताकि नाटक की शांति और गंभीरता बनी रहे। इम्फाल मणिपुर से आए कोरस रेपेट्री थिएटर की ये प्रस्तुति रंगमंच की दुनिया में एक मील का पत्थर मानी जाती है। कनुप्रिया यानी राधा, यह राधा और कृष्ण के प्रेम को राधा के दृष्टिकोण से दिखाया गया है। कृष्ण का बार बार दूर चले जाना, राधा के भीतर जो प्रश्न, जो पीड़ा और जो आत्म संघर्ष पैदा करता है, ये नाटक उसी की अभिव्यक्ति है। ये प्रेम राधा को कमजोर नहीं बल्कि एक सजग और मानवीय रूप में स्थापित करता है। रतन थियाम जी की विशिष्ट शैली, जिसमें लाल रंग का सघन प्रयोग, प्रकाश और अंधकार का संतुलन और मणिपुरी लोक कलाओं का अद्भुत सामंजस्य है, जो इस नाटक को मात्र एक कहानी नहीं बल्कि एक दार्शनिक अनुभव बना देता है। तो आइए मणिपुर की माटी की महक और राधा के शाश्वत प्रेम की इस आध्यात्मिक यात्रा में डूबने के लिए तैयार हो जाइए। मंच पर साआदर आमंत्रित है कोरस रेपेट्री थिएटर इम्फाल और उनकी शानदार प्रस्तुति कनुप्रिया। एक और खास बात मैं आप सभी के सामने कहना चाहूंगी कि इस सभागार में खाना पीना वर्जित है, तो कृपया यदि आपके पास खाने पीने की कोई भी वस्तु हो तो कृपया उसका उपयोग ना करें। ये मेरा आप सभी से विनम्र निवेदन है। भोपाल का प्रतिष्ठित भारत भवन अपनी स्थापना के गौरवशाली वर्षों के उपलक्ष्य में 9 दिवसीय महाभारत केंद्रित कला उत्सव का भव्य आयोजन कर रहा है, जिसके हम सभी साक्षी बन रहे हैं। और इस समारोह में महाभारत की कालजयी गाथा को विभिन्न राज्यों की परंपरा नृत्य शैली, जैसे मयूरभंज छाऊ, जिसकी प्रस्तुति अभी कुछ देर पूर्व हम सभी ने देखी, और आधुनिक नाटक प्रस्तुति के माध्यम से जीवंत कर रहा है। उत्सव का मुख्य उद्देश्य देश की महान सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को बचाए रखना है, कला के माध्यम से युवा पीढ़ी तक पहुंचाना और विरासत के साथ विकास के मूल मंत्र को चरितार्थ करना भी है। इस आयोजन में पद्मश्री रतन थियाम और आदित्य जी जैसे विश्व प्रसिद्ध निदेशकों के दल अपनी अद्भुत कलात्मक प्रतिभा प्रदर्शित कर रहे हैं, जो बेहद खास बन जाती है। ये 9 दिवसीय महाकुंभ भोपाल के कला प्रेमियों के लिए साहित्य, संगीत, नृत्य और रंगमंच का एक ऐसा संगम है जो मानवीय संवेदना और जीवंत को गहराई से यहाँ पर दर्शाता है। तो बस कुछ एक पलों का इंतजार, तत्पश्चात आप सभी के समक्ष प्रस्तुत होगा नाटक कनुप्रिया।
ये जो खास प्रस्तुति आप सभी देखने वाले हैं, इसके पश्चात बहिरंग में एक और प्रस्तुति आप देख पाएंगे, जिसकी शुरुआत लगभग 7:30 बजे से होगी। सभ्यताओं के संघर्ष और औदार्य पर एकाग्र विमर्श विश्व कविता पाठ का पुनर्पाठ यहाँ पर किया जाना है। ये जो सूचना मैं आप सभी को दे रही थी, ये आप सभी के पास पहले से मौजूद है। मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि बहिरंग का जो कार्यक्रम था, ये जो प्रस्तुति आप अभी देखेंगे यहाँ पर, इसके 10 मिनट पश्चात यहीं पर आप सभी देख पाएंगे। और ये बेहद ही खास कविता पाठ है। वैश्विक सभ्यताओं का इतिहास, संघर्ष और औदार्य की साझा गाथा यहाँ पर आप सभी को सुनने को मिलेगी। संघर्ष ने उन्हें दृढ़ता, साहस और पहचान दी है, जबकि औदार्य ने सहजता, करुणा और संवाद सिखाया है। टकराव के बीच भी संस्कृतियां एक दूसरे से किस तरह से रिश्ता रखती हैं, मानवता रखती हैं, उसको यहाँ पर आप सभी देख पाएंगे। कनुप्रिया में प्रेम और वियोग को आध्यात्मिक अनुभव की तरह चरितार्थ किया गया है। राधा का संघर्ष केवल कृष्ण से नहीं, बल्कि स्वयं से भी है। क्या प्रेम का अर्थ केवल त्याग और पीड़ा है, या उसमें आत्म स्वीकृति और पूर्णता भी निहित है? इसी प्रश्न के माध्यम से नाटक को छूता है और स्त्री के भावनात्मक संसार को सशक्त स्वर देता है। रतन थियाम की मंच रचना इस नाटक की आत्मा है। मैंने आप सभी को बताया भी है कि लाल रंग का सघन प्रयोग, प्रकाश और अंधकार का संतुलन, सन्नाटा, भाषा, दिए, जल और प्रकृति के प्रतीक सब मिलकर मंच को एक जीवित काव्य में बदल देते हैं। मणिपुरी लोक कलाओं और साथ ही साथ संगीत और पारंपरिक सौंदर्य बोध का प्रयोग नाटक को स्थानीय जड़ों से जोड़ते हुए उसे वैश्विक अर्थवत्ता प्रदान करता है। अंततः कनुप्रिया प्रेम की पराकाष्ठा पर पहुंचकर एक दार्शनिक प्रश्न बन जाता है, जहां राधा का प्रेम, उसकी पीड़ा और उसकी चेतना मानवीय अस्तित्व और आध्यात्मिक खोज का प्रतीक बनकर उभरती है। तो देवियों और सज्जनों, लीजिए प्रस्तुत है कोरस रेपेट्री थिएटर इम्फाल और उनकी शानदार प्रस्तुति कनुप्रिया।
ꯅꯨꯕꯤꯒꯤ ꯁꯤꯗꯥꯏꯗ ꯂꯦꯞꯇꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯎꯔꯨꯝ ꯂꯥꯡꯂꯕ ꯁꯦꯡꯂꯕ ꯁꯣꯛ ꯄꯥꯝꯕꯤ ꯅꯪꯕꯨꯅꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯈꯣꯡꯌꯥ ꯑꯁꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯁꯣꯛꯇ꯭ꯔꯤ ꯐꯥꯎꯕ ꯃꯄꯣꯛ ꯀꯌꯥꯗ ꯂꯩ ꯁꯥꯠꯇꯅ ꯂꯩꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯅꯪꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯅꯪ ꯈꯪꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯩꯍꯥꯛꯅ ꯀꯌꯥꯔꯛ ꯍꯟꯅ ꯅꯪꯒꯤꯗꯃꯛ ꯎꯐꯨꯜꯗ ꯇꯤꯟꯈꯤ ꯎꯔꯥꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯗꯨꯅ ꯂꯩꯄꯥꯛ ꯃꯅꯨꯡꯒꯤ ꯑꯔꯨꯕꯗ ꯀꯨꯝꯊꯔꯒ ꯅꯪꯒꯤ ꯑꯀꯟꯕ ꯃꯔꯥꯒꯤ ꯁꯤꯡꯂꯤꯔꯛꯇ ꯑꯄꯣꯝꯕ ꯂꯩ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯑꯅꯧꯕ ꯊꯤꯡꯒꯠꯂꯛꯄ ꯑꯊꯣꯠꯄ ꯍꯅꯧ ꯑꯣꯏꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯃꯅꯝ ꯑꯣꯟꯗꯨꯅ ꯇꯨꯃꯤꯟꯅ ꯇꯨꯝꯊꯈꯤ ꯑꯩꯅ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯕꯁꯟꯇ ꯔꯤꯇꯨ ꯂꯥꯛꯂꯒ ꯅꯪ ꯑꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯂꯩꯁꯥ ꯇꯝꯂꯛꯄꯗ ꯑꯃꯨꯛꯇ ꯄꯨꯄꯤꯒꯦ ꯈꯟꯅ ꯑꯗꯨ ꯐꯥꯎꯕ ꯅꯪꯅ ꯑꯩꯕꯨ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯈꯤꯗꯦ ꯅꯪꯅ ꯑꯗꯨꯗꯅꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡꯕ ꯃꯆꯨꯅ ꯂꯩꯇꯦꯡꯂꯕ ꯈꯣꯡꯌꯥ ꯑꯁꯤꯅ ꯅꯪꯕꯨ ꯑꯩꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯍꯟꯈꯤ ꯅꯪꯒꯤ ꯇꯨꯈꯣꯡ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯑꯩꯅ ꯇꯨꯝꯂꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯅꯪꯒꯤ ꯁꯤꯡꯂꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯩꯅ ꯏꯁꯥ ꯈꯞꯇꯨꯅ ꯄꯥꯏꯔꯒ ꯁꯥꯟꯅꯔꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯪꯒꯤ ꯅꯁꯥ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯑꯉꯥꯡꯕ ꯂꯩꯒꯤ ꯅꯥꯁꯣꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯥꯠꯂꯔꯒꯅꯤ
ꯀꯗꯝꯒꯤ ꯃꯈꯣꯡꯗ ꯏꯇꯠ ꯇꯠꯇꯅ ꯙ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯂꯦꯞꯄ ꯊꯦꯡꯅꯈꯤ. ꯑꯗꯨꯗꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯅꯪꯕꯨ ꯎꯃꯪꯂꯥꯏ ꯑꯣꯏꯔꯕꯣꯏ ꯅꯤꯡꯗꯨꯅ ꯀꯌꯥꯔꯛ ꯉꯛꯅꯣꯟꯗꯨꯅ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯈꯤ. ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯅꯪꯗꯤ ꯁꯨꯛꯂꯦꯡ ꯂꯦꯡꯗꯅ ꯁꯪꯁꯥꯔꯒ ꯁꯝꯅꯗ꯭ꯔꯕꯒꯨꯝ ꯊꯥꯗꯣꯛꯂꯕꯒꯨꯝ ꯂꯦꯞꯇꯨꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯈꯤ. ꯑꯩꯅ ꯅꯣꯟꯖꯕꯗꯁꯨ ꯀꯩꯗꯧꯉꯩꯗꯁꯨ ꯅꯪꯅ ꯂꯧꯕꯤꯈꯤꯗꯦ. ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯊꯪ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯀꯌꯥ ꯍꯧꯈꯤ. ꯑꯩꯁꯨ ꯅꯪꯉꯣꯟꯗ ꯅꯣꯟꯖꯕ ꯇꯣꯛꯈꯤ. ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯗꯤ ꯀꯗꯥꯏꯗꯒꯤ ꯈꯪꯒꯅꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯅꯪꯅ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝ ꯄꯤꯗꯅ ꯂꯩꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯇꯠꯅꯔꯔꯣꯏꯗꯕ ꯃꯔꯤ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯕꯒꯤ ꯈꯨꯕꯥꯛ ꯂꯣꯝꯅꯕꯗ ꯈꯨꯖꯦꯡꯗ ꯑꯁꯨꯝ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯧꯊꯣꯛꯄ ꯌꯥꯗꯕ ꯃꯈꯩ ꯅꯞꯁꯤꯟꯅꯈꯤꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯗꯤ ꯀꯔꯝ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯪꯒꯅꯤ. ꯅꯪꯁꯦ ꯇꯨꯃꯤꯟꯅ ꯂꯦꯞꯇꯨꯅ ꯂꯩꯕ ꯅꯠꯇꯦ. ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯈꯨꯔꯨꯝꯕꯒꯤ ꯃꯨꯗ꯭ꯔꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯈꯨꯠꯅ ꯂꯦꯡꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡ ꯑꯗꯣ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯅ ꯈꯣꯏꯗꯥꯔꯨꯔ ꯃꯥꯜꯂꯦ. ꯑꯩꯒꯤ ꯁꯥꯊꯦꯛ ꯁꯥꯑꯣꯡꯕꯨ ꯑꯃꯃꯝꯇ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯨꯟꯁꯤꯜꯂꯒꯦ ꯈꯟꯅ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯁꯦꯃꯤꯠꯇꯥꯕ ꯅꯪꯗꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯈꯨꯔꯨꯝꯕꯗꯨ ꯈꯇꯪ ꯂꯧꯕꯤꯒꯗꯒꯦ. ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯉꯥꯎꯕꯤ ꯑꯩꯅ ꯃꯔꯣꯜ ꯑꯃ ꯅꯪꯁꯦ ꯁꯪꯁꯥꯔꯗꯒꯤ ꯊꯥꯗꯣꯛꯂꯒ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯑꯣꯏꯅ
इबेमा संध्या ओइसलकले थांगमही असे चुखच्चरगे खंगौदना ngasi aigi haksangi sitar asigi mari amamamda nangna makhol tholiba ase sengna hayu aigi sanana leitenglabai isai nangbune kaidongaidagino nangna aigi manungda lotlaga tumnamliba ase taho aise aigi haksang pumnamak phina kupsillaga nanggi nakta marak marakta lakhibado aina kayada ikaizakraba aduna ayama matamda aigi khubak ani asina nganglaina mamai ase khumjinjakriba aina kayada ikaizakraba aidi nangba yama matamda amuba hizam marumdata thengnaki khutna sokngam khidabado kayada ikai thikrabano nangonda ise aidi karamnadi khangganido hojik matam asida isabu kupsanaba phizol ama phawba leitrabada nangna aigi haksangi sitara sigi mari amamamda makhol tholakani haibadi taune sengna hayo aigi sanana leitenglaba isai nangbune mikup asitabu ngaiduna nangna aigi manungda lotlaga tumnamliba ase kayam kuirabage
Marak, marakta. Aina yung ithabay kang tao ba talagpa matam. Som galak laga. Kadam pambigi. Mami marumda. Aina isase. Mapamarakang duna. Padak-padak ta duna lahibodo. Adudani. Ningam haudraba tamoy na. Mikup kuding wahal liba ase. Karigino. Ay narasa na bagi ahing aduda. Nang ginagtagilap kiba. Nanggi. Isinggong mura bahag sanggo. Koy na. Jagoy sajar kiba. Ay kong ani asina. Numit aduda. Ay bupuda na yung dahalan kiba karigino. Nangdi. Adugi rasa na bagi ahing adugi. Mapungpada mamajit po. Loy na magsingsing doon na mapungpahan doon na. Makoy mo yung dahalan ki. Adugo is. Adugi mapungpaba do. Ay gihagsangi marik-marik ta. Alumang matang ko di magtatay nga kolpi doon na lay. Nang kita mo! Ontog ba ni? Nangse, ay nalakning drama matamda. Nang iba sige, aruba ala amana. Ay bungawan do na, sing do na, pura eh.
ꯊꯃꯣꯏꯅ ꯈꯪꯅ ꯈꯪꯅ ꯉꯛꯆꯥꯅꯅ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯂꯨꯞꯁꯤꯟꯖꯔꯒ ꯍꯪꯖꯩ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯟꯍꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯅꯪꯒ ꯀꯔꯤ ꯊꯣꯛꯅꯩ ꯑꯃꯨꯛꯇ ꯈꯜꯂꯣ 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 ꯍꯟꯅ ꯍꯟꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯁꯈꯤꯁꯤꯡꯅ ꯂꯛꯅ ꯂꯛꯅ ꯁꯦꯞꯅ ꯁꯦꯞꯅ ꯌꯦꯡꯂꯒ ꯀꯔꯦꯝꯅꯅ ꯍꯪꯉꯦ ꯀꯅꯨꯁꯦ ꯅꯪꯒꯤ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯑꯃꯨꯛꯇ ꯍꯥꯏꯌꯣ ꯇꯨꯃꯤꯟꯅ ꯂꯩꯒꯅꯨ ꯍꯟꯅ ꯍꯟꯅ ꯑꯍꯜ ꯂꯃꯟꯁꯤꯡꯅ ꯀꯟꯅ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯕ ꯌꯥꯎꯅ ꯁꯥꯎꯅꯤꯡꯅ ꯍꯪꯉꯦ ꯍꯩꯃ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯀꯟꯍꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯅꯪꯒ ꯀꯔꯤ ꯊꯣꯛꯅꯩ ꯅꯪꯒ ꯀꯔꯤ ꯊꯣꯛꯅꯩ ꯅꯪꯒ ꯀꯔꯤ ꯊꯣꯛꯅꯩ ꯅꯪꯒ ꯀꯔꯤ ꯊꯣꯛꯅꯩ ꯑꯩꯗꯤ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕ ꯀꯔꯤꯁꯨ ꯍꯥꯏꯗꯣꯛꯆꯕ ꯉꯝꯖꯗꯦ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯅꯪꯁꯤꯕꯨ ꯑꯩꯒꯤ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯃꯔꯛ ꯃꯔꯛꯇ ꯂꯩ ꯂꯩꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯃꯣꯡꯁꯣꯡꯒꯤ ꯇꯤꯡꯈꯪ ꯃꯔꯛ ꯐꯥꯎꯔꯒ ꯑꯉꯥꯡꯕ ꯑꯉꯧꯕ ꯂꯩ ꯍꯦꯛꯂꯒ ꯅꯪꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯐꯤꯒꯥꯎꯗ ꯊꯥꯗꯕꯤꯈꯤꯕ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯑꯩꯅ ꯊꯃꯣꯏ ꯁꯦꯡꯅ ꯆꯝꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅ ꯉꯛꯁꯦ ꯂꯩꯅ ꯂꯩꯅ ꯀꯣꯛꯁꯦ ꯍꯥꯏꯔ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕꯅꯦ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯅꯪꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯃꯠꯇ ꯉꯥꯏꯔꯕ ꯊꯋꯥꯏꯅ ꯇꯥꯖꯕ ꯆꯥꯅꯕ ꯁꯈꯥꯅꯦ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕꯗ ꯅꯪꯅ ꯂꯃꯩ ꯆꯥꯛꯂꯛꯂꯕ ꯃꯩꯅ ꯋꯥꯏꯔꯕ ꯎꯁꯥ ꯇꯦꯛꯊꯔꯛꯂꯕ ꯎ ꯄꯥꯝꯕꯤ ꯃꯆꯥ ꯃꯔꯩ ꯍꯥ ꯇꯨꯝꯂꯕ ꯃꯍꯤ ꯂꯛꯇ ꯍꯥꯔꯕ ꯃꯩꯈꯨ ꯃꯔꯛꯇ ꯎꯄꯥꯏ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯕꯤ ꯄꯥꯡꯒꯜ ꯁꯣꯜꯂꯕꯤ ꯃꯍꯧꯆꯠꯅꯕꯤ ꯑꯩꯕꯨ ꯊꯧꯅꯥ ꯐꯕ ꯅꯪꯒꯤ ꯄꯥꯡꯕꯣꯞ ꯑꯅꯤꯅ ꯂꯩꯅ ꯊꯜꯂꯕ ꯄꯣꯂꯥꯡꯗ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯅ ꯊꯥꯡꯒꯠꯄꯤꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯃꯩꯔꯤ ꯃꯔꯛ ꯐꯥꯎꯗꯨꯅ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯤꯔꯝꯂꯦ ꯑꯗꯨꯗꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯕꯤ ꯃꯜꯈꯝꯕ ꯎꯠꯆꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯊꯃꯣꯏꯒꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯁꯤꯜꯂꯒ ꯑꯍꯤꯛꯄ ꯋꯥꯍꯩꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕꯅꯦ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕꯗ ꯅꯪꯅ ꯕꯥꯁꯤ ꯈꯣꯡꯗꯨꯅ ꯑꯩꯕꯨ ꯀꯧꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝ ꯁꯨꯝꯍꯜꯂꯕꯤ ꯁꯖꯤ ꯃꯆꯥꯒꯨꯝ ꯑꯩꯅ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕ ꯃꯇꯝ ꯅꯪꯅ ꯅꯪꯒꯤ ꯄꯥꯝꯕꯣꯝ ꯀꯣꯝꯐꯛꯇ ꯆꯦꯠꯅ ꯀꯣꯟꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯗ ꯑꯩꯅ ꯃꯥꯏ ꯑꯁꯦ ꯎꯞꯁꯤꯜꯂꯒ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯀꯥꯟꯍꯥꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯄꯥꯟꯗꯝꯅꯤ ꯑꯩꯅ ꯂꯥꯠꯆꯕꯅꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯄꯟꯊꯨꯡꯐꯝꯅꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯅꯪꯅ ꯂꯝꯍꯦꯟꯕ ꯁꯥꯗꯨꯅ ꯁꯈꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯥꯡꯗ ꯑꯩꯕꯨ ꯁꯥꯊꯤꯅ ꯂꯛꯅꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝ ꯃꯤꯠꯇ ꯏꯔꯥ ꯆꯦꯟꯗꯨꯅ ꯍꯟꯅ ꯍꯟꯅ ꯋꯥꯁꯛꯇꯨꯅ ꯁꯈꯤ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯍꯥꯏꯈꯤ ꯀꯥꯟꯍꯥꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯀꯅꯥꯁꯨ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯩꯅ ꯋꯥꯁꯛꯑꯒ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯅꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯀꯅꯥꯁꯨ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯊꯪꯅꯕ ꯃꯤꯀꯨꯞꯇ ꯅꯣꯡꯅ ꯄꯨꯡꯃꯝ ꯃꯝꯁꯤꯜꯂꯛꯂꯕ ꯅꯣꯡꯊꯥꯡ ꯃꯥꯅ ꯀꯨꯞꯂꯛꯂꯕ ꯅꯣꯡꯗ ꯈꯣꯡ
ꯑꯗꯨꯗꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯅꯪꯕꯨ ꯑꯩꯒꯤ ꯐꯤꯖꯤ ꯅꯨꯡꯗ ꯆꯪꯖꯐꯝ ꯄꯤꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯄꯥꯝꯕꯣꯝꯁꯤꯅ ꯀꯣꯟꯁꯤꯜꯂꯒ ꯈꯨꯡꯒꯪꯒꯤ ꯃꯆꯤꯟ ꯐꯥꯎꯕ ꯄꯨꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯏꯗꯣ ꯇꯁꯦꯡꯅꯃꯛ ꯍꯦꯛ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗꯤ ꯑꯩꯍꯥꯛꯇꯤ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯤꯛꯂꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯁꯦ ꯄꯨꯡꯀꯥꯎ ꯀꯥꯎꯊꯣꯛꯂꯨꯔꯕꯤꯅꯦ
nangna thiriba mabu thibada matamgi loinaidaba khong lambida numit ka thaga thakraba kanagi damakno nangna mahasagar gi ngauraba pambom tingthok haliba aduga kanagi damakno nangna turelgum laihan duna ithak singna leipare goiduna ngaksamda thabakta khujengda sijaliba mahak ado aini sana thoiba mahak ado ahinini aduga khusem pumnamakse leiram loi tinsin khiramgani aigi akan mathamoigi irang marakta hathengna sanaba aduga nung yawna nungsibagi kudamadugi matu sok tharaklaba matam nangi sandan pambongda sumhattuna leijabado pag sallaba kusemase tangkha layon adudagi ai sok tharaduna tumthari gyan yaudana pangtharaduna adudagi among nang nahawdorapa ahing nung yaida tapna nungsina adudagi ai ukap tholakpa haina khibawa sagtauna pamjaba hingnong yai haifam khangdraba achikpa ning law bhaksang tabla soklakpa naksinnarakpagi saitheng mayek seng phataba manamungsiba nung saso adudagi mapung phabadagi kongthoraglaba amadi tumingna laiba aduna laisemlakpadawna marenglilakpadawna nanggi asigumba khusem laiteng mayam sigi manungda aikhoi ani karisu laitaba ningsiba pelhaudaba sanabagi mapa naidaba hanjinbane he bungo nangna pamliba khudingmaki atrani suknagi khusem aduga nangna mapung phana pamliba khudingma aibune
ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯔꯤꯃꯠꯇ ꯂꯦꯡꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯇꯧꯗꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯅꯨꯡꯒꯤ ꯋꯥꯍꯟꯊꯣꯛ ꯅꯪꯅ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯆꯥꯅ ꯊꯣꯏꯕ ꯅꯪꯒꯤ ꯃꯄꯣꯛꯀꯤ ꯑꯃꯠꯇ ꯉꯥꯏꯔꯕꯤ ꯂꯣꯏꯅꯕꯤ ꯑꯩꯍꯥꯛꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯤꯀꯨꯞ ꯑꯗꯨꯗ ꯈꯪꯍꯧꯗꯅ ꯅꯪꯒꯤ ꯅꯥꯛꯇꯒꯤ ꯂꯥꯞꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯊꯋꯥꯏ ꯅꯪꯕꯨꯅꯦ ꯅꯪꯅ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯤꯕꯅꯣ ꯏꯀꯥꯏꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯁꯦ ꯁꯨꯞꯅꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯉꯥꯛꯇꯒꯤꯁꯨ ꯅꯠꯇꯦ ꯊꯃꯣꯏꯒꯤꯁꯨ ꯏꯀꯥꯏꯕ ꯂꯩꯌꯦ ꯈꯪꯗꯕ ꯆꯤꯡꯅꯕ ꯑꯃ ꯂꯥꯡꯇꯛꯅꯕꯒꯤ ꯑꯔꯣꯟꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯄ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯕ ꯋꯥꯔꯣꯜ ꯄꯦꯟꯗꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯁꯦ ꯍꯟꯅ ꯍꯟꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯌꯣꯛꯄꯤ ꯄꯟꯈꯩ ꯌꯧꯔꯛꯄꯗ ꯁꯨꯝꯍꯠꯇꯨꯅ ꯊꯝꯃꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇꯨꯗ ꯍꯩꯅꯧ ꯃꯄꯥꯜꯇꯅ ꯂꯨꯝꯊꯔꯕ ꯌꯥꯟꯊꯔꯕ ꯍꯩꯅꯧ ꯃꯁꯥ ꯃꯔꯛꯇꯒꯤ ꯀꯌꯥ ꯀꯨꯏꯅ ꯕꯥꯁꯤꯒꯤ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜꯅ ꯑꯩꯕꯨ ꯏꯔꯣꯏꯅꯍꯟꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯗꯤ ꯂꯥꯛꯈꯤꯗꯦ ꯖꯃꯨꯅꯥꯒꯤ ꯍꯤꯗꯦꯜꯗ ꯉꯥ ꯐꯥꯕꯁꯤꯡꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯤꯁꯤꯡ ꯄꯨꯟꯁꯤꯟꯅꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯦꯡꯕꯥꯟꯗ ꯏꯟ ꯊꯣꯡꯒꯠꯇꯨꯅ ꯅꯧꯁꯤꯡ ꯊꯅꯝꯂꯒ ꯆꯠꯅꯩ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯗꯤ ꯂꯥꯛꯈꯤꯗ꯭ꯔꯦ ꯆꯤꯟꯕꯥꯜꯗ ꯅꯪꯅ ꯕꯥꯁꯤ ꯊꯝꯈꯤꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯍꯩꯅꯧ ꯃꯄꯥꯜꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯔꯤꯃꯠꯇ ꯈꯪꯗꯕꯤꯗ ꯂꯩꯁꯥꯔꯤꯕꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯂꯋꯥꯏ ꯁꯤꯡꯔꯦꯡ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯑꯁꯤꯗ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯂꯤꯄꯨꯟ ꯂꯩꯍꯥꯎ ꯇꯝꯂꯤꯕꯔꯥꯅꯦ ꯏꯕꯨꯡꯉꯣ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡ ꯋꯥꯏꯔꯝ ꯌꯨꯝꯗ ꯍꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯂꯣꯟꯅ ꯏꯊꯟꯇ ꯂꯩꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯨꯁꯤꯕ ꯃꯩꯉꯥꯜꯂꯛꯇ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯏꯈꯣꯡ ꯑꯁꯦ ꯃꯤꯠ ꯄꯣꯛꯇꯕ ꯃꯈꯩ ꯌꯦꯡꯖꯩ ꯑꯉꯥꯎꯕꯤꯒꯨꯝ ꯍꯟꯅ ꯍꯟꯅ ꯂꯨꯅ ꯇꯧꯖꯩ ꯌꯥꯝꯅ ꯊꯨꯅ ꯂꯣꯏꯐꯥꯠꯇꯕ ꯂꯩꯏꯁꯤꯡ ꯃꯥꯏꯀꯩ ꯃꯔꯤꯃꯛ ꯀꯣꯏꯌꯦꯡ ꯌꯦꯡꯖꯔꯒ ꯂꯨꯞꯊꯗꯨꯅ ꯆꯨꯞꯆꯩ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯤꯡꯈꯪ ꯇꯨꯝꯕꯧ ꯅꯨꯡꯒꯥꯏ ꯃꯔꯛꯇꯁꯨ ꯂꯥꯛꯄꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯈꯣꯡꯌꯥ ꯑꯁꯦ ꯀꯌꯥ ꯌꯥꯝꯅ ꯌꯨꯔꯕꯅꯣ ꯑꯩꯅ ꯀꯔꯝꯅꯕꯨ ꯅꯉꯣꯟꯗ ꯍꯥꯏꯔꯁꯤꯒꯦ ꯎꯅꯕꯒꯤ ꯑꯌꯧꯕꯤ ꯐꯪꯅ ꯇꯥꯡꯂꯕ ꯃꯤꯀꯨꯞ ꯑꯩꯒꯤ ꯈꯨꯕꯥꯛꯇꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯅꯥꯟꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯗꯣ ꯅꯪꯒ ꯎꯅꯕꯒꯤ ꯑꯥꯊꯁꯨ ꯈꯪꯈꯤꯗꯕꯗꯣ ꯑꯗꯣ ꯆꯥꯅꯕ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯏꯀꯥꯏꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯁꯦ ꯁꯨꯞꯅꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯉꯥꯛꯇꯒꯤꯁꯨ ꯅꯠꯇꯦ ꯊꯃꯣꯏꯒꯤꯁꯨ ꯏꯀꯥꯏꯕ ꯂꯩꯌꯦ ꯎꯅꯈꯤꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯆꯤꯡꯅꯕ ꯂꯥꯡꯇꯛꯅꯕꯒꯤ ꯑꯔꯣꯟꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯄ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯕ ꯋꯥꯔꯣꯜ ꯄꯦꯟꯗꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯁꯦ ꯐꯥꯎꯗꯣꯛꯇꯨꯅ ꯊꯦꯡꯂꯕꯁꯨ ꯊꯦꯡꯅ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯊꯋꯥꯏꯒꯤ ꯃꯕꯨꯡꯉꯣ ꯑꯥꯔꯊ ꯑꯣꯏꯔꯕꯗꯤ ꯅꯪꯒꯤ ꯆꯟꯗꯟ ꯄꯥꯝꯕꯣꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯣꯟꯕꯤꯔꯒ ꯁꯨꯝꯍꯠꯄꯤꯒꯗ꯭ꯔꯥ
ꯊꯤꯡꯉꯝꯗ꯭ꯔꯕ ꯂꯥꯟꯃꯤ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯑꯃꯃꯝ ꯂꯣꯏꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤꯅꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯅꯪ ꯈꯪꯖꯤꯜꯂꯨ ꯃꯈꯣꯏ ꯀꯅꯥꯃꯇꯅ ꯅꯪꯕꯨ ꯈꯪꯗꯦ ꯂꯝꯕꯤꯗꯒꯤ ꯍꯟꯗꯣꯛꯎ ꯑꯉꯥꯎꯕꯤ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯍꯩꯅꯧ ꯄꯥꯝꯕꯤꯒꯤ ꯃꯁꯥꯁꯦ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯄꯥꯝꯖꯔꯝꯕꯅꯤ ꯅꯪꯅ ꯂꯥꯛꯇ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡ ꯋꯥꯏꯔꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯉꯥꯏꯅ ꯃꯥꯅ ꯕꯥꯁꯤ ꯈꯣꯡꯗꯨꯅ ꯍꯟꯅ ꯍꯟꯅ ꯅꯪꯒꯤ ꯅꯃꯤꯡ ꯄꯟꯗꯨꯅ ꯅꯪꯕꯨ ꯀꯧꯈꯤꯕꯅꯤ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯍꯩꯅꯧ ꯄꯥꯝꯕꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯇꯝ ꯄꯨꯝꯕꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯣꯏꯅ ꯀꯛꯊꯠꯈ꯭ꯔꯒꯅꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯀ꯭ꯔꯤꯁꯅꯒꯤ ꯁꯦꯅꯥꯄꯇꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯠꯇꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯌꯥꯡꯅ ꯆꯦꯟꯕ ꯔꯊꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯇꯤꯌꯥ ꯄꯛꯅ ꯋꯥꯡꯂꯕ ꯐꯤꯔꯥꯜꯁꯤꯡ ꯄꯟꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯌꯥꯟꯊꯠꯈ꯭ꯔꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯝꯕꯤꯒꯤ ꯁꯤꯗꯥꯏꯗ ꯂꯦꯞꯇꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯁꯣꯛ ꯄꯥꯝꯕꯤ ꯑꯁꯦ ꯉꯁꯤ ꯃꯇꯨꯞ ꯃꯇꯨꯞ ꯇꯥꯅ ꯀꯛꯂꯕꯁꯨ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯈꯨꯡꯒꯪꯒꯤ ꯃꯤꯁꯤꯡꯅ ꯂꯥꯟꯃꯤꯁꯤꯡꯕꯨ ꯑꯣꯛꯄꯒꯤꯗꯃꯛ ꯑꯆꯧꯕ ꯍꯣꯖꯪ ꯁꯥꯔꯝꯗ꯭ꯔꯕꯗꯤ ꯈꯨꯡꯒꯪ ꯑꯗꯣ ꯇꯨꯝꯅ ꯂꯩꯈꯥꯏꯔꯝꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯕꯅꯣ ꯑꯉꯥꯎꯕꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯀ꯭ꯔꯤꯁꯅꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯁꯤꯗꯤ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯍꯛꯆꯤꯟꯅ ꯇꯤꯟꯅꯈꯤꯕ ꯃꯑꯣꯡ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯅ ꯂꯥꯞꯊꯣꯛꯅꯔꯛꯂꯦ ꯋꯥꯔꯤꯕ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯑꯄꯪꯕꯤ ꯀ꯭ꯔꯤꯛ ꯀ꯭ꯔꯤꯛ ꯏꯅꯔꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯃꯔꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯅꯪ ꯑꯃꯗꯤ ꯅꯪꯒꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯁꯛꯈꯪꯗꯕꯒꯨꯝ ꯂꯩꯍꯧꯔꯦ ꯄꯣꯡꯉꯨ ꯑꯉꯥꯎꯕꯤ ꯀꯅꯥꯒꯤꯗꯃꯛ ꯃꯥꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤꯖꯕ ꯃꯍꯥꯛꯇꯣ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯑꯈꯧ ꯍꯦꯅꯤ ꯇꯦꯒꯣꯔ 19ꯒꯤ ꯂꯥꯟꯃꯤ ꯂꯩꯔꯝꯒꯗꯒꯦ
ꯁꯪꯂꯕ ꯑꯥꯔꯊ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯋꯥꯍꯩ ꯉꯥꯛꯇꯅ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯕꯗꯤ ꯃꯍꯩ ꯌꯥꯟꯕ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯀꯅꯨ
Matamduda nangna aybung ngaikhibra kanu se ay loynamak thadoklamlaga lakle aduna ay nagkonggolgum nangonda tinkhidriba adunane ay nagolok tasana baras siladuda yaw kidriba maramdi ay kang ay amok ahan na halagkigani hayba nang naibukaw kibada ay ha kong lambi adugi alu walay sinpam mamadalep duna nang mungahay duna layliye kalidong nada handag itihas semlagpada nang natantalay hawda na ba he ay ginungsitoy ba kilima konggi yam na hagsin na nung sinagkiba matamsing na nang gisanat hoy bisaki ay nang gipamom na konsinbiki ado mahak ado nang naitihas na konsin mo na kandyan na rin magkarigin o ibungo ay yaw draman nang itihas na kaday dagi art tutok ni bano wahay sup nagi wahay radhayaw draman loy na mag ikaw rang ba art yaw da ba wahay ngagdane tao ay higib mo nang napamihay duna ay noy na mag hadoklam lagalakles matungda kanamatan nang gikili sakiyase nang gimuray na bahag sa ngawhan bangam sup nagi isay ilayhoy na layhaw re ay ganapa ay lakle nung shiba ay gibenido may masugilay tepiki ba nang gikodom bising hawdi itihas ta arta tog di magkarino nang naibukaw kibada ay ha kong lambi adugi aru walay sinpa mamada ling bapaw ling gana sa yung nalip to na
हेलो देवियों और सज्जनों, एक बार पुनः जोरदार तालियां सभी कलाकारों के लिए। मैं थवई थियाम जी और सभी समूह के कलाकारों से निवेदन करती हूँ, कृपया आप सभी मंच पर पधारें। और मैं थवई जी से निवेदन करना चाहूंगी, कृपया आप सभी कलाकारों का परिचय अवश्य करवाएं। अपने से ही कर लेंगे। मेरा नाम असम तोम्बा सिंह, म्यूजिशियन। My name is Alex Limupupam, musician. लोकेंद्र सिंह, प्रोडक्शन मैनेजर एंड म्यूजिशियन। मेरा नाम रशिया लोकसंबम, गोपी नंबर 1। My name is Rosti Devi, Gopi number 2. मेरा नाम भी कृष्णचंद्र शर्मा। मेरा नाम इंदिरा नोमाइथम। मेरा नाम रोजिता देवी। तरुणी देवी, गोपी नंबर 4। सभी लोग, मेरा नाम रूपचंद्र मैतई, स्टेज मैनेजर। मेरा नाम सुरजीत सिंह लैलाकपम। Hello everyone, I am Nikando and I am assistant stage manager of this production. Thank you. और अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी श्री राम तिवारी जी, न्यासी सचिव वीर भारत न्यास एवं संस्कृति सलाहकार माननीय मुख्यमंत्री जी। जोरदार तालियां हो जाएं श्री राम तिवारी जी के लिए। मैं आपसे निवेदन करती हूं, कृपया आप समूह प्रमुख थवाई थियाम जी को पुष्पगुच्छ भेंट करें और साथ ही उन्हें एक स्मृति चिन्ह भी आप भेंट करें। आप लोग आए और भारत भवन को और भोपाल को आपने सुंदर बनाया अपनी रचना से, इसके हम दिल से कृतज्ञ हैं और बार बार आते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आप सभी को बताना चाहूंगी, ऑडियंस में से किसी का बैग यहाँ पर अगर नहीं मिल रहा है तो एक बैग हमें यहाँ पर प्राप्त हुआ है, आप वॉलंटियर से उसे रिसीव कर सकते हैं। साथ ही साथ एक बेहद खास सूचना मैं आप सभी को देना चाहूंगी कि बहिरंग में जो प्रस्तुति होने वाली थी वो स्थानांतरित कर यहीं होने वाली है और मैं सभी से निवेदन करती हूँ, कृपया आप सभी यहीं पर अपना स्थान प्राप्त करेंगे। बस कुछ ही क्षणों बाद सभी व्यवस्थाओं के साथ हम यहाँ पर पुनः उपस्थित होंगे। सभ्यताओं के संघर्ष और औदार्य पर एकाग्र विमर्श, विश्व कविता का पुनर्पाठ यही होने जा रहा है। वैश्विक सभ्यता आइए सर, राजेंद्र गुप्ता जी सादर पधारें, कहीं भी जहाँ आपको प्लीज। जयंत देशमुख जी, संतोष चौबे जी,
नमस्कार। ये कविता के पुनर्पाठ और वैचारिक सत्र में आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। आप सब देख ही रहे हैं कि मंच पर हमारे देश के समाज के प्रश्नों पर, इतिहास के प्रश्नों पर, मीडिया के प्रश्नों पर, संस्कृति के प्रश्नों पर जो लोग विचार विमर्श करते रहे हैं, जिनको हम लगातार सुनते रहे हैं, उनकी आभा यहाँ मंच पर हम सब तक आ रही है। मैं उनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। एक मुझे 3 दिन से बहुत ही अंदर से खुशी है, छोटा मोटा लिखने पढ़ने की वजह से। एक श्लोक है, अस्वस्थ कृपः परफुरामश्च सप्तैते चिरजीविनः। ते जो 7 चिरजीवी हैं उसमें महर्षि व्यास भी हैं, तो यहीं कहीं होंगे और श्री राम तिवारी साहब को, इस प्रोग्राम के आकल्पक को धन्यवाद कर रहे होंगे। बहुत इनको बार बार कह रहे होंगे कि ऐसा महाभारत पर एक अनूठा आयोजन, अपने तरह का आयोजन जो भारत भवन में श्री राम तिवारी सर ने रचा है, वीर भारत न्यास की तरफ से, भारत भवन और संस्कृति विभाग के सहयोग से, उसको व्यास आशीर्वाद दे रहे होंगे और उनका महाभारत ऐसे हो रहा है, इसके प्रति उन्हें निश्चय ही प्रसन्नता होगी। तो मैं भारत भवन की तरफ से और आप सब की तरफ से श्री राम तिवारी साहब का अभिनंदन करता हूँ इस सुंदर आयोजन के लिए। इसमें एक बहुत ही सुंदर संचयन आपके ही प्रेरणा से बना है, सभ्यता की सांस करके। कहीं न कहीं एक आपकी ही परिकल्पना है कि महाभारत का जो एक साभ्यतिक संदेश है वो बहुत महत्वपूर्ण है, उस पर बातचीत होनी चाहिए। तो पिछला जब आपने ही सदानीरा समारोह किया था तो एक पृथ्वी पानी का देश है नाम से संग्रह निकला था, जो भारतीय खास तौर पर हिंदी कवियों पर की कविताओं पर आधारित था, जो जल और नदी की कविताएं थी। एक संचयन निकला है सभ्यता की सांस, और उसमें देश के, भारत के बाहर के, भारत के इतर जो कवि हैं तमाम भाषाओं में, उनकी कविताओं का संचयन है सभ्यता की सांस। और निश्चय ही हम सब के धमनियों में जो लहू बह रहा है, उसमें हमारी माँ जो लोरियाँ सुनाई हैं, अर्थात जो पहली कविता का स्पर्श हमें मिला है, तो वो सांस ही हम उसको कह सकते हैं, एक तरह के सभ्यता की सांस ही है। तो ये संचयन निकला है, तो उसकी कुछ कविताओं का पुनर्पाठ यहाँ आपके सामने होगा। और हमारे जो विचार सत्र के विद्वान वक्ता हैं, वो भारत का अर्थ विषय रखा गया है कि भारत का एक्चुअली क्या अर्थ है, किस अर्थ में हम भारत कहते हैं। और आप सब जानते हैं कि भारत का बहुत व्यापक अर्थ है। भारत के मनीषा ने ही पहली बार किसी दुनिया में कहा गया था वसुधैव कुटुंबकम, तो भारत की मनीषा ने ही पूरी वसुधा को अपना कुटुंब कहा था, अपना परिवार कहा था। ये भारत का है। तो एक भौगोलिक अर्थ में जितना भारत है, ज्ञान परंपरा के अर्थ में, बौद्धिक अर्थ में, पूरी दुनिया ही एक तरह से भारत में समाहित है। भारत की जो रचना धर्मिता है, ज्ञान परंपरा है, सोचने विचारने का एक तरह से आर्ष परंपरा है, वो सब पूरी दुनिया में गई है। हमारी महान कृतियाँ दुनिया में गई हैं, तो पूरे विश्व में भारत अपनी तरह से आलोकित है। इसमें मुझे खुद ऐसा लगता है, जो सर ने, श्री राम तिवारी सर ने रखा है इसको, तो गहरे अर्थों में जो हमारी पूरी आध्यात्मिक परंपरा है, जो किसी देश को, मुझे नहीं लगता कि ये गौरव प्राप्त है। आप देखते हैं कि जो साभ्यतिक विमर्श हैं, उसमें भारत को सबसे ज़्यादा जिस चीज़ में बहुत वरीयता दी जाती है और सब उसके सामने नतमस्तक होते हैं, वो आध्यात्मिक चेतना ही है। जो हमारे ऋषियों ने, मनीषियों ने, मुनियों ने जो काम किया है, तो हमारी जो तपश्चर्या है, वो पूरी दुनिया में उसका आलोक है, उजाला है। तो भारत इस अर्थ में कितना बड़ा भारत है, मैं जाहिर है कि बहुत सारी चीज़ है तो मैं ना बोलूं, क्योंकि आगे हमारे वक्ताओं को इस विषय को खोलना है आप सबके सामने। मैं वीर भारत न्यास की न्यासी, इस पूरे आयोजन के, इस प्रकल्प के प्रकल्पक श्री राम तिवारी सर से आग्रह करता हूं कि मंचासीन अतिथियों का स्वागत करने का कष्ट करें। आदरणीय श्री राम तिवारी सर।
मंचासीन जिन विभूतियों को आप देख रहे हैं उसमें आदरणीय राजेंद्र गुप्त जी, जयंत देशमुख जी, दीपाली पटवाडकर जी, डॉक्टर शिवकांत वाजपेयी जी, डॉक्टर सीताराम दुबे जी, श्री बसंत शिंदे जी, आदरणीय संतोष चौबे जी, आदरणीय मुकेश मिश्रा जी, आदरणीय शैलेंद्र शर्मा जी, आदरणीय राजेश शर्मा जी यहाँ सुशोभित हैं। मैं पुनः अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। चूँकि कविता के पुनर्पाठ का है और आगे जो वैचारिक सत्र का जो मॉडरेट करेंगे उसके बारे में भी हम आगे आपको बताते चलेंगे, तो एक कविता पहले एक शुभारंभ के बतौर हम फिर सर का स्वागत वक्तव्य आएगा। कविता का शीर्षक है सदी का चौथाई। एक चौथाई बीत गई है हमारी 21वीं सदी और हमारा समय है कि बरबस छूट रहा है हमारे हाथ से। निहार रहे हैं हम गति की दुर्गति और बाजारूपन की बढ़त में बाजार की अंधेर, जबकि हमने पूरे होशो हवास में सोचा था और देखा था यह महास्वप्न कि इस सदी में नहीं होंगी पिछली सदी जितनी तकलीफ़ें, और मनुष्यता पर आने नहीं देंगे हम कोई भी आघात। संस्कृति और प्रकृति के रिश्ते को रखेंगे ही हम सघनतम और अच्छाई की हिफाजत में होने नहीं देंगे कोई भी चूक। सदी की शुरुआत में ही हमने महाजीवन के महामंगल के लिए रचा बसा लिए थे कितने तो उजले सपने, लेकिन यह क्या हुआ कि खर्च हो गई 1/4 शताब्दी और अशांत हिंसा उन्माद क्रूरता षड्यंत्र दौड़ रहे हैं पवन वेग से उसी तरह। संकट की कितनी खबरें उड़ रही हैं इस गोलार्ध से उस गोलार्ध, मुश्किलों से घिर गया है परस्परता का विश्वास, और कितना दुर्लभ होता जा रहा है मनुष्य से मनुष्य के बीच का सद्भाव। छीने ले रहा है कोई राष्ट्रों की अस्मिताएं, निकाल रहा है कोई इतिहास से तलवारें, कोई दबोच लेना चाहता है पृथ्वी का कोई न कोई भूगोल, कोई नोच लेना चाहता है भाषा से सुंदरता के अर्थ और अभिप्राय। हमने कितना खो दिया है स्मृति का अवकाश और सिकुड़ रहा है कितना हमारी सदा सयता का आकाश। संवेदनाओं को बहुत पीछे छोड़ दौड़ रही हैं सूचनाएं, विस्थापन महामारी कटुता से परेशान हैं हमारी तारीखें। बढ़ते ही जा रहे हैं हमारे अपयश के अध्याय और लड़खड़ाई हुई है प्रश्नों की प्रतिष्ठा। हर दिन लहूलुहान कर दिया जा रहा है जब आत्मसम्मान, तब इतनी ही तो आकांक्षा है हमारी कि हर पेट में रहे रोटी की रोशनी और बना रहे आत्मा में करुणा प्रेम का अथाह। लेकिन सद कहाँ पा रहा है ठीक से, यह काट दिए जा रहे हैं घातक रसायनों से हमारी कल्पनाओं के पंख, और हमारी चेतना में भी उड़ेल दिया जा रहा है जीवन विरोधी बहसों से निकलता हुआ सारा का सारा जहर। दरअसल जो कविता जिस तरह की चिंता को लेकर करती है, तो ये जो प्रश्नाकुलता है, जो वैचारिक सत्र है इस महाभारत समारोह में इसीलिए परिकल्पित किया गया है कि हमारे युग की जो पीड़ाएं हैं, मुश्किलें हैं, हम अपनी उत्सव प्रियता के साथ इन प्रश्नों को भी, इन प्रश्नाकुलताओं को भी सामने लाएं। हम वैचारिक सत्र में आगे चलेंगे। इसके पहले स्वागत वक्तव्य के लिए आदरणीय श्रीराम तिवारी जी, वीर भारत न्यास के न्यासी और इस आयोजन के परिकल्पक तिवारी साहब से आग्रह है कि आप आएँ और स्वागत वक्तव्य देने का अनुग्रह करें। आदरणीय तिवारी जी। मंचासीन मित्रों और इस अंतरंग सभागार में उपस्थित सारे मित्रों, सबका हृदय से स्वागत है। आज का जो सत्र हम लोग विचार जो हमने किया है, भारत होने का अर्थ,
तो इसको लेकर बहुत सारे भ्रम देश और दुनिया में फैले हुए हैं। भारतवर्ष अपने भीतर मनुष्यता के महाभाव को बसाए हुए हमारी रगों में धड़कता मिलता है हमेशा। वैश्विक सभ्यताओं की सांस भारतवर्ष ही है। महाभारत के पहले और महाभारत के बाद कभी भी भारतवर्ष ने अपना हृदय बंद नहीं किया, कभी भी नहीं। मित्रों, वैश्विक सभ्यताओं के संघर्ष और औदार्य पर केंद्रित समागम महाभारत में आप सभी सहभागियों और सहयात्रियों का दिल से स्वागत है। बताना न होगा कि 21वीं सदी के सबसे कठिन समय में जब दुनिया के आधे से अधिक देश अपनी इस फलती फूलती और मुस्कुराती हुई दुनिया को ही मिटा देने पर आमादा हैं, तब आप सब साथी इस खूबसूरत विकास की अनंत संभावनाओं और कविता से भरी पूरी दुनिया को बचाने के लिए अपनी अपनी अंजुरी भर बित्तासी कोशिश के लिए आ जुटे हैं। इससे हमारी और जाहिर है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः की संस्कृति और सभ्यता वाले भारतवर्ष की हिम्मत निश्चित रूप से बंध रही होगी, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास। इस महाभारत समागम के माध्यम से हम भारतवर्ष की विरासत के, सृजनात्मकता के तथा भगवान श्री कृष्ण के शांति, अनुशासन, अभय और उदय के पाठ को गुनने, समझने तथा हृदय में आत्मसात करने का आह्वान कर रहे हैं। भारतवर्ष का अर्थ ही है मानवीय मर्यादा और मानवीय गरिमा की रक्षा के लिए सदैव संकल्पित एवं सर्जना तथा औदार्य के प्रकाश से सदैव ही दीप्तिमान महादेश। विश्व बंधुत्व के भाव से आकंठ रचा बसा राष्ट्र, मानवीय सभ्यताओं की पारस्परिकता, मनुष्यता के जीवन, स्वप्नों और मानवीय संवेदनाओं के महाआलोक से समृद्ध भारतवर्ष। यदि हमारी सभ्यता ने युगावतार श्री कृष्ण के संदेश को पूर्ण रूपेण स्वीकार किया होता, अहंकार, राज्य लिप्सा और शक्ति के मद तथा युद्ध को अपनी मानसिकता बनाकर महाभारत के विनाश पर्व को अंगीकार नहीं किया होता, तो भारतवर्ष की शक्ति, सामर्थ्य, उत्कर्ष की कहानी कुछ और ही होती। इसलिए महाभारत के ज़माने में आज से 5-7 हज़ार वर्ष पहले हुए दुनिया के सबसे पहले विश्व युद्ध का हम उत्सव मनाने नहीं जा रहे, बल्कि उस समय हुए हमारी सभ्यता के संहार की ग्लानि से भी भरे हुए हैं। हम सच में रावण, दुर्योधन, धृतराष्ट्र, शकुनी, चंगेज खान, सिकंदर, नेपोलियन, बाबर, हिटलर, मुसोलिनी, फ्रैंको, तोजो को लेकर भी ग्लानि से भरे हुए हैं। और यह भी कि हम सिंधु सभ्यता के मौन, मेसोपोटामिया के भय आधारित कानून, मिस्र के मृत्युबोध, चीन की नैतिक सत्ता, यूनान के प्रश्नाकुल विवेक, रोम की संस्थागत शक्ति, माया और इंका के चक्रीय समय और फारस की सहिष्णु दृष्टि को आत्मसात कर वर्तमान तथा भविष्य की सभ्यता के संतुलन को साधना चाहते हैं। क्योंकि भारत या भारतीय होने का अर्थ ही है युद्धों से भरा विश्व इतिहास हमारे लिए इतिहास का निर्णय नहीं, मानवीय करुणा और सृजनात्मकता का संवाद है। हम सारी भूली बिसरी सभ्यताओं की आवाज़ सुनना और दोहराना चाहते हैं, क्योंकि यही भारतवर्ष की आवाज़ है। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आदरणीय तिवारी जी। जो कविताओं के पुनर्पाठ का जिन विद्वानों से, संस्कृति कर्मियों से हमने आग्रह किया है, उनमें राजेंद्र गुप्त जी, आप सब जानते हैं, सिनेमा में, सीरियल्स में, नाटक में सब, और इस मंच पे उनकी उपस्थिति रही है। उनका मैं भारत भवन में सम्मान करता हूँ, आदर करता हूँ। उनका यहाँ होना, आग्रह किया था कि इस कविता, जो विश्व कवियों की कविता है, उसका पुनर्पाठ आप करें, और आपने कृपापूर्वक माना। राजेंद्र गुप्त जी हमारे बीच हैं। जैन देशमुख जी, जो ये आप हमारा अंतरंग हाल देख रहे हैं, तो ये कहीं पर्दे ठीक करते हुए, कहीं नाटक में अभिनय करते हुए, कहीं साज सज्जा करते हुए, यहाँ एक इतने सक्रिय व्यक्तित्व के रूप में हम उनको जानते हैं। आज हमारे अतिथि हैं। मैं जैन देशमुख जी का स्वागत करता हूँ। उन्होंने भी नाटक में और सिनेमा में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ख़ास तौर पर सेट को डिजाइन करने में कैसे
जो भारत होने का अर्थ है आपके सेट में कैसे आभासित होता है। जयंत देशमुख जी हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। बसंत सिंधे जी हैं, जिनका साइंस से ताल्लुक़ है, उनका अपना सूचना है। तिवारी सर ने ऐसा किया कि महाभारत पर ऐसा न करो कि सिर्फ साहित्य वाले भर आ जाएं, जो दूसरे अनुशासन के लोग हैं वो क्या सोचते हैं इस सभ्यता पर, आज के सवालों पर, चाहे वो समाज के हों, इतिहास के हों, विज्ञान के हों, सब कुछ सामने आना चाहिए। जब हम ज्ञान परंपरा कहते हैं तो थोड़ा बड़े फलक पर उसको देखने की कोशिश है। तो सिंधे सर का स्वागत है। दीपाली जी हैं, जिनने महाभारत पर बहुत काम किया है, एक अभी बहुत ही सुंदर किताब भी दी है उनने, मैं अभी ठीक से तो नहीं पढ़ पाया लेकिन उसको देखा मैंने, बहुत ही अच्छा है। बल्कि जो महाभारत का शांति पर्व है और अनुशासन पर्व है, जैसा आपने उस किताब में वरीयता दी है, मुझे लगता है बहुत बड़ा काम है, तो आपका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। सीताराम दुबे जी हैं, आप इतिहास के अध्येता और विशेषज्ञ हैं। आपका यहाँ होना इस जो प्रकल्प है, ये जो हमारा आयोजन है, उसको संबल देता है और जिस तरह से आयोजन रचा गया है तो उनकी विशेषज्ञता का लाभ भी हम सबको मिलेगा, अभी हम वक्तव्य में देखेंगे ही। शिवाकांत वाजपेयी जी हैं, ऐसे युवा पुरातत्व विशेषज्ञ हैं कि जिनको हम लोग पुरातत्व में जब कोई चीज़ तस्दीक करनी होती है तो कांत जी से करते हैं उसे। उनका भी स्वागत है। अभी जो कुछ एक दो प्रोग्राम भारत भवन में हुए हैं उनको सुनने का हमें अवसर मिला है। वाजपेयी जी का स्वागत। राजेश शर्मा जी चिकित्सा से आते हैं। जैसा मैंने पहले ही कहा कि दूसरे अनुशासन से लोग आएँ, चिकित्सा के क्या सवाल हैं, क्या प्रश्न हैं। दरअसल इस समय प्रश्न की प्रतिष्ठा ही नहीं रही है, तो एक तरह से प्रश्न की पुनर्प्रतिष्ठा का भी ये समारोह है। जब प्रश्न ही गड़बड़ होगा तो समाधान कैसे अच्छा हो सकता है। तो इस अर्थ में जो महाभारत समारोह है, प्रश्नों की प्रतिष्ठा का भी आयोजन है कि जिसमें सही सवाल हों, जिससे हम सही समाधान की तरफ जा सकें। शैलेंद्र शर्मा जी हैं, जिनका शिक्षा में, सामाजिक चिंतन में योगदान है, हमारे अनुरोध पर यहाँ हैं, उनका मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। भारत भवन के न्यासी, पत्रकार, लेखक विजय मनोहर तिवारी सर हैं यहाँ, मैं उनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जो माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय है, उसके आप कुलगुरु हैं, कुलपति हैं और बहुत तमाम नवाचार कर रहे हैं। सर आपका विशेष स्वागत है। और इस परिसर के भी हम लोग तो कारिंदे हैं, मालिक वही हैं, इस अर्थ में भी उनका स्वागत है। मुकेश मिश्रा जी समाज के प्रश्नों पर, राजनीति के प्रश्नों पर, शिक्षा के प्रश्नों पर लगातार लिखते रहे हैं और यहाँ हमारा जो ठेंगड़ी संस्थान है उसके डायरेक्टर हैं और भारत भवन से इस तरह के आयोजनों से हमारे विभाग से उनका बहुत खूबसूरत राब्ता रहा है। तो आदरणीय मुकेश मिश्रा जी का स्वागत है। हम सब के अनन्य प्रिय संतोष चौबे जी यहाँ हैं, हिंदी के बहुत प्रसिद्ध कवि, कथाकार, चिंतक, बहुत सारा उनने काम किया है अनुवाद के माध्यम से और कई यूनिवर्सिटी, मेरे ख्याल से 4-5 हैं, जो रविन्द्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी लगातार और विश्वरंग जो बड़ा आयोजन होता है, देश में बहुत बड़ा आयोजन होता है, उसके डायरेक्टर, आकल्पक, प्रकल्पक हैं उसके। और ये कहना चाहिए कुछ ही ऐसे लोग हैं जो तमाम कई अनुशासनों में रचनात्मक ढंग से सक्रिय हैं, उनमें से आदरणीय संतोष चौबे जी हैं, उनका स्वागत है, अभिनंदन है। तिवारी साहब का भी परिचय आप सबके सामने रखता ही रहा हूँ। संस्कृति विभाग के, चूँकि महाभारत है तो संस्कृति विभाग के भीष्म पितामह हैं सर। जैसे वो बाणविद्ध थे, ऐसे आप प्रश्नविद्ध हैं तमाम सवालों से, लेकिन बहुत खूबसूरत ढंग से विभाग को चलाया, नया चले, नवाचार के साथ काम चले। और जो अभी सरकार ने वीर भारत न्यास बनाया है, उसके आप न्यासी सचिव हैं और हमारे विभाग में सुंदर गतिविधियाँ हो उसके आकल्पक तो हैं ही, तो मैं उनका स्वागत करता हूँ। 2 मीडिया से यहाँ बहुत प्रखर पत्रकार हैं, ब्रजेश राजपूत और आनंद पांडे जी, जो अब आगे वैचारिक सत्र को चलाएंगे, उनकी जिम्मेदारी है कि इसको चलाएं। उनका होना सचमुच में हम लोगों को बहुत अच्छा है, बल्कि मैं चुनौती भी मानता हूं उनके लिए, क्योंकि उस पर्दे का अपना अलग स्वरूप है, इस खुली सभा का अलग स्वरूप है। तो जब ब्रजेश जी और आनंद जी उसको संचालित करेंगे तो निश्चय ही उनका अनुभव और कल्पनाशीलता उसको बहुत खूबसूरत बनाएगा। मैं ब्रजेश जी का और आनंद जी का बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आगे की सभा अब आप लोगों के हवाले। विषय जैसा कि सर ने बताया और आप सबको ज्ञात ही है, भारत का अर्थ, उस पर बातचीत हो
आप ब्रजेश जी और आनंद जी। मंच पर मौजूद सभी अतिथि और सामने बैठे सभी सम्मानित श्रोतागण, और आप जानते हैं बड़ी चुनौती है, इतना बड़ा मंच है और संभालना हम दो पत्रकारों को है। जैसा कि कहा गया है कि प्रश्नों की पुनर्स्थापना भी यहाँ होनी है, तो किसी पत्रकार से ज़्यादा प्रश्न भला कौन पूछता होगा, तो हम लोगों को यहाँ बिठाना है जिम्मेदारी के साथ। मगर निश्चित ही महाभारत से होते एक महाभारत पे जो बड़ा आयोजन हो रहा है भोपाल में पिछले 16 तारीख से, और उसमें तिवारी जी ने जो पूरा आकल्पन किया है उसका कि महाभारत को लेकर किसी तरीके से संस्कृति, कला, नृत्य, आख्यान कुछ छूटे ना, हर तरह से हम लोग उसको समझ लें, समझने की कोशिश करें, और उस पर एक बड़ा पहलू अभी है कि विचार विमर्श कैसे किया जाए कि जो सब कुछ हुआ है या जो सब कुछ घट गया है उस पर कैसा लिखा गया है। यहाँ जो मंच है बहुत सारी अलग अलग विधा के लोग हैं, अच्छा खासा अनुभव है सबके पास, और अब ये बड़ी कोशिश होगी कि कैसे भारत होने का अर्थ को हम लोग सामने लाएं। तो उसकी सबसे पहले कोशिश यही है कि जो हमारे शिंदे सर हैं तिवारी जी के पास बैठे हुए, शिंदे सर आप चूँकि साइंस के, विज्ञान के व्यक्ति रहे हैं, तो हम जानना चाहेंगे कि किस तरीके से भारत होने को अर्थ को, क्योंकि भारत का जो इतिहास रहा है विज्ञान का भी बड़ा अर्थ है, उसमें विज्ञान की बड़ी भूमिका रही है हमारे भारत के इतिहास को, समाज को एक वैज्ञानिक तरीके से भी दिखाया। भारत वो समाज है जहाँ वैज्ञानिकता कभी खत्म नहीं हुई है, एक उस दृष्टिकोण से भी। तो आप सबसे अनुरोध बस यही है कि चूँकि बहुत अच्छा खासा मंच है, सबको बोलने का पर्याप्त वक्त मिल जाए, तो अपनी बात संक्षिप्त रखिएगा, तो यदि ज़रूरत हुई तो हम लोग फिर एक राउंड सब लोगों से करेंगे, और सामने जो हमारे सम्मानित श्रोता हैं उनके सवाल भी हम लोग ले सकेंगे। तो प्लीज़ शिंदे सर। मैं सबसे पहले संयोजकों का मैं आभार मानूंगा क्योंकि उन्होंने हमको यहाँ बुलाया और ये अवसर दिया। मैं एक पुरातत्व आर्कियोलॉजिस्ट हूँ और हम लोग आर्कियोलॉजी के जरिए जो हमारी सभ्यता हुई, रामायण महाभारत जैसे इवेंट्स हुए, उसके बारे में हम जानकारी करने की कोशिश करते हैं। तो ये भारत की जो कल्पना है, हम हमेशा हमारे इतिहास या हमारे जो लिटरेचर है उसमें हम उसके बारे में सुनते हैं, लेकिन जब हम पुरातत्व का जब विचार करते हैं तो मुझे लगता है कि इसकी शुरुआत लगभग 5000 साल पीछे जा रहे हैं। मैंने सरस्वती और सिंधु सभ्यता के ऊपर काफ़ी काम किया है, और मैं मानता हूँ कि सरस्वती और सिंधु सभ्यता और महाभारत लगभग एक ही समय में हुआ है, और उस टाइम की जो ज्ञान परंपरा है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हमने दुनिया को क्या दिया है, ये देखना बहुत ज़रूरी है। तो जब हम देखते हैं कि ये सरस्वती सभ्यता और सिंधु सभ्यता की जो विकास हो रहा था, उसकी शुरुआत लगभग 8000 साल पीछे जा रहे हैं। जो हमने जो राखीगढ़ी में काम किया है उससे हम पता चलता है कि ये शुरुआत उसकी काफ़ी पीछे जा रहे हैं। तो 8000 से लगभग ईसा पूर्व 2026 2600 BC के आसपास वो पूरा उनका एक विकास होता गया। और उस टाइम जिसको हम अर्ली हड़प्पन बोलते हैं, तो उस टाइम अलग अलग रीजनल कल्चर्स थे, और वो रीजनल कल्चर्स का एक इंटीग्रेशन लगभग 2026 के आसपास 26 से BC के आसपास उसका एक इंटीग्रेशन हुआ था, और एक बड़े पैमाने पे बड़े एरिया में उसका इंटीग्रेशन हुआ था। तो दुनिया के इतिहास में हम मानते हैं कि ये सबसे पहले जो राष्ट्र की कल्पना है दुनिया में सबसे पहली कल्पना वो भारत में हुई थी, और एक बड़े पैमाने पे एक जैसे जिसको हम बोलते हैं कि एक यूनिफॉर्म कल्चर उसका उगम हुआ था। तो एक देश की कल्पना उस टाइम आती है, और महाभारत में भी भारत का जिक्र आता है। तो हम मानते हैं कि भारत की शुरुआत ये लगभग उस टाइम पीछे जा रहे हैं। हम हमेशा भारत की जो सभ्यता है उसकी हम मिस्र की सभ्यता और मेसोपोटामिया सभ्यता उसके साथ हम हमेशा उसके साथ कंपेयर करते हैं, और लोगों को ये शायद मानना है कि शायद हमारी जो सभ्यता है वो इतनी प्रगत नहीं थी। लेकिन मैं बताना चाहूँगा शायद हड़प्पन्स जो सिंधु सभ्यता और इसके जो लोग थे सबसे विकसित थे,
और हमारी जो सभ्यता है, भारतीय सभ्यता, उसी से विकसित आके आगे बढ़ गई है। तो ये हम मानते हैं कि लगभग हड़प्पन लोगों का जो उनका जो थॉट प्रोसेस था, उनकी फिलॉसफी थी, बिल्कुल अलग थी। वो अगर चाहते तो वो पिरामिड जैसे इजिप्शियन लोगों ने बनाए थे वैसे बना सकते थे, लेकिन उन्हें जो किया था वो सिर्फ लोगों के लिए किया था। दे मेड इट फॉर द वेलफेयर ऑफ द कॉमन पीपल। तो उन्होंने काफ़ी बड़े पैमाने पे वो संपत्ति लाते थे वेस्ट से, और उसका उपयोग सामान्य लोगों के लिए एक बड़ा बहुत ही अच्छा जिसको हम बोलते हैं कि वेल प्लान सिटीज़ और पूरा हाइजीनिक सिटीज़ बनाने में उसका उपयोग किया था। ये बिल्कुल अलग फिलॉसफी थी उनकी। तो ये बहुत जानना जरूरी है कि हमारी शुरुआत से हमारी फिलॉसफी थी कि लोगों के लिए करना था, ये हमारी फिलॉसफी थी। दूसरी बात है कि हमने काफ़ी कुछ किया है, दुनिया को काफ़ी कुछ दिया हमने। जैसे हम हमेशा मानते हैं कि दुनिया को स्वर कैसे बनाना है, उसकी शिक्षा हमने दिया है उसको, दुनिया को, ये हम मानते हैं। फिर जो हमने इसमें जिसको हम लाइफ साइंस बोलेंगे, उसमें भी हमने काफ़ी प्रगति की थी। जो योग परंपरा है, योग परंपरा की शुरुआत हड़प्पा इस सभ्यता में मिलती है, उसके प्रमाण मिले हमको अलग अलग एक्सकर्शन में उसके प्रमाण मिले। तो वो उसकी शुरुआत उन्होंने की थी। उसके अलावा जिसको हम मेडिटेशन की प्रोसेस है, उसकी भी शुरुआत हमने की थी, उसके प्रमाण मिलते हैं। दूसरा जो प्रमाण मिलता है कि जो हम बोलते हैं कि ये हमारी दुनिया को देन है, वो ये देन है कि हमने मॉडर्न कंस्ट्रक्शन मेथड दुनिया को दिया है, जिसको आज वो उसको बोलते हैं कि उसको इंग्लिश बॉन्ड कंस्ट्रक्शन मेथड बोलते हैं। लेकिन एक्चुअली जो शुरुआत है उसकी वो हड़प्पन काल में जाती है। आप शायद जानते हो कि जब ईंट की दीवार बनते हैं तो एक ईंट का जो लेयर है वो हॉरिजॉन्टल रखा जाता है, उसके ऊपर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल रखा जाता है। तो ये शुरुआत उसकी लगभग हड़प्पा काल में हुई थी, और आज ये पूरी दुनिया उसको मानते हैं। और ये जो कल्पना है, इसकी कल्पना को या ये जो टेक्निक है, ये ब्रिटिश लोगों को 14 शताब्दी तक मालूम नहीं था, लेकिन उन्होंने फैला कि ये हमने डिस्कवर किया था, उसको इंग्लिश बॉन्ड बोला जाता है। तो हम हमेशा बोलते हैं उसको हड़प्पन बॉन्ड या सिंधु सभ्यता का बॉन्ड बोलना चाहिए। ये भी इम्पोर्टेंट है, हमको जानने की ज़रूरत है। तीसरे कि सबसे पहले मैं अभी लोथल एक गुजरात में जो सबसे दुनिया में सबसे प्राचीन जहाँ बंदरगाह मिला है, वहाँ पे एक नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज हम म्यूजियम बना रहे। तो वहाँ पे हम दिखा रहे कि दुनिया में जो मैरीटाइम की शुरुआत है, मैरीटाइम ट्रेड की शुरुआत है, वो हड़प्पन लोगों ने की थी। और ये देन हमारी दुनिया को है, और हमने ही दुनिया को लगभग बोट्स या शिप्स कैसे बनाते हैं उसकी तकनीक भी हमने दुनिया को दिया है। ये बहुत जानना जरूरी है लोगों को कि ये हमारी देन दुनिया को है। तो ये सब शुरुआत उसकी शुरुआत इस काल में होती है। तो ये भारत की देन दुनिया को हम मानते हैं कि भारत की देन दुनिया को हमने दी है। तो ये जानने की ज़रूरत हम करते हैं कि सिर्फ उसकी हिस्ट्री हम जानने की कोशिश नहीं करते, लेकिन उसकी ज्ञान परंपरा कैसी थी उसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। इसके बारे में शुक्रिया वसंत जी, शुक्रिया। तो आपने बहुत अच्छी बात बताई। और देखिए जो बोला कि हम लोग हमेशा परोपकार की बात करते थे, यानी हिंदुस्तान की सभ्यता कभी भी आत्म केंद्रित नहीं रही है, हम दूसरों के बारे में सोचते हैं। और इसी मूल प्रश्न को मैं आगे बढ़ाता हूँ और मैं आऊँगा सीधे विजय मनोहर तिवारी जी के पास। विजय भाई, आपसे एक सवाल में 3 सवाल मेरे रहेंगे। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पे बहुत आपने बाहर देखा होगा औदार्य शब्द लिखा हुआ है, औदार्य। ईमानदारी से बताइए कितने लोग को मालूम है औदार्य का अर्थ क्या होता है? आपको तो निश्चित तौर से मालूम होना चाहिए, आपको तो निश्चित तौर से मालूम होना चाहिए। आप तो उदारता, बिल्कुल उदारता। तो जो अभी शिंदे साहब ने बोला कि हम लोग बहुत उदार रहे हैं शुरू से ही, इसलिए मैंने कहा कि यहाँ पे जो नए बच्चे भी बैठे हैं शायद उनको ना मालूम हो। और मैं विजय भाई के पास आ रहा हूँ सीधे। विजय भाई, मैं महाभारत में ये कहा जाता है कि अगर महाभारत में कोई घटना नहीं है, महाभारत में कोई विचार नहीं है, तो इसका मतलब वो दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता, ऐसा माना जाता है। तो एक तो आप इसको डिफाइन करिएगा कि इसका मतलब क्या होता है। और मेरे मूल प्रश्न हैं, 3 प्रश्न हैं, एक साथ मैं आपसे समझना चाहूँगा। अगर हम बात करें महाभारत की, तो इसका जो केंद्रीय प्रश्न था वो क्या था? बुनियादी टकराव था वो क्या था? और जो महत्वपूर्ण सीख हमको लेनी चाहिए वो हम क्या ले सकते हैं? माइक आपको।
एक तो भारत भवन में किसी प्रकार के महाभारत के होने की ज़रूरत नहीं है, और अगर वो कोई महाभारत हो तो वो ऐसा अर्थपूर्ण महाभारत होना चाहिए। एक ट्रस्टी के नाते मैं ये कहूँगा। आपके जो प्रश्न हैं उसमें जो अंतिम जो भाग है उसका मैं पहले बात करूँगा कि क्या लर्निंग्स हैं हमारे लिए इसकी। देखिए, भारत की हज़ारों वर्ष की यात्रा में उसकी स्मृतियों में जो दो चीज़ें अंकित हैं वो एक रामायण है और दूसरा महाभारत है। महर्षि वाल्मीकि का रामायण है और महर्षि वेद व्यास का महाभारत है, जो हज़ारों वर्ष की लंबी यात्रा में, जिसमें कई सदियां बहुत विनाशकारी हमारी छाती से गुजरी हैं भारत की, जिसे मध्यकाल का भारत का इतिहास कहते हैं। उसके बावजूद अगर ये हमारे सॉफ्टवेयर में कहीं बचा रह गया है जिस पर हम बात कर रहे हैं, तो अभी जो सभ्यताओं की बात की, पूरी दुनिया में मनुष्य जाति के विकास के क्रम में 45 के आसपास सभ्यताएं विकसित हुई हैं। उसमें अकेली भारत की सभ्यता है जो जीवित है। हजारों वर्ष पहले गायत्री मंत्र मेरे पूर्वज जिस तरह से पढ़ते थे, या गीता को जिस तरह से याद करते थे, पढ़ते थे, मैं आज उसी तरह से पढ़ता हूँ। तो ये एक लिविंग ट्रेडिशन वाला एक देश है। लर्निंग इन दोनों ग्रंथों की ये है मेरे लिए एक पत्रकार की दृष्टि से। एक शकुनी है एक किरदार जो महाभारत में है, और महाभारत को पूरा प्रवोक करने वाला, उकसाने वाला उस पूरी टकराव को। और महाभारत कोई दो राष्ट्रों की लड़ाई नहीं है, दो देशों के बीच में हो रहा कोई महायुद्ध नहीं है, वो एक ही परिवार की झगड़ा है, एक ही परिवार का झगड़ा है, जो अंत में इस बात पे टिकता है कि 1 इंच भी जमीन का टुकड़ा मैं देने के लिए तैयार नहीं हूं। तो ये जो लालच की अति है, किसी भी समय हो वो नहीं होना चाहिए। ये हमारी लर्निंग है। और मैं ये कहता हूं, हमारे जो उदार लोकतंत्र के पूरे परिदृश्य में, कि हमारे यहाँ बहुत बौद्धिक मंथराएं और बौद्धिक शकुनियों से भरा हुआ समाज है। ये इनसे बचना, डूज और डोंट्स हमें बहुत अच्छे से सिखाते हैं ये दोनों ग्रंथ, कि हमें क्या करना, कैसा बनना, और क्या नहीं करना, कैसा नहीं बनना। तो कैसा नहीं बनना ये हमें सिखाता है कि हमें कम से कम ऐसा शकुनी जैसा किरदार नहीं होना, हमारे आसपास भी किसी को नहीं रखना ऐसा। अगर हम चाहते हैं कि एक समाज ऐसा बने जिसमें विघटन ना हो, जिसमें तनाव ना हो, जिसमें संघर्ष ना हो, जिसमें युद्ध की कोई गुंजाइश ना हो, तो एक मंथरा और एक शकुनी की इस समाज में जितने दूर हम रह सकें, हम स्वयं भी ना बने। तो मेरे लिए एक पत्रकार की दृष्टि से एक पॉइंट ये है। दूसरा, बहुत संक्षेप में मैं कहूँगा, इस समय जिस भारत की हम बात कर रहे हैं और जिस भारत में हम रह रहे हैं, ये 1947 तक आते आते जितना खंड खंड हुआ है, जरा उसकी पृष्ठभूमि में देखें हम, तो क्या हुआ है, हमारे कितने टुकड़े हो गए, और हम बचे खुचे भारत में कश्मीर से कन्याकुमारी तक ही एक हैं, ऐसा हम कहते हैं। ठीक है, अभी पाकिस्तान में जो हमारा ही टूटा हुआ एक हिस्सा है विनाशकारी विभाजन के बाद 1947 में, इस समय जो वहाँ की लिटरेचर फेस्टिवल्स में और वहाँ की अकादमियों में, वहाँ के विश्वविद्यालयों में, जब मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ, तो ठीक इसी समय लाहौर से कराची तक जो डिबेट चल रही है, उसका केंद्रीय विषय क्या है? उसका केंद्रीय विषय ये है कि हम कौन हैं, हु एम आई, पाकिस्तानी के रूप में हम कौन हैं, पाकिस्तान बनने के पहले हम क्या थे, अगर हम एक मुस्लिम हैं तो मुसलमान होने के पहले हम क्या थे। जीशान हुसैन नाम के एक लाहौर के बड़े मकबूल शख्सियत हैं, जीशान हुसैन, और बालवाला के नाम से बड़े फेमस हैं, उनकी बड़ी जुल्फें हैं, कंधों तक लहराती हैं। वो आदमी पूरे पाकिस्तान में घूमता है, जगह जगह वहाँ के आर्कियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट में जाता है, पुराने आख्यानों में जाता है, पुराने पुरखों की कुछ निशानियों को चिन्हित करता है। अभी एक उनका पॉडकास्ट में देख रहा था, उन्होंने कहा कि महमूद गजनवी जिस जयपाल हिंदू शाही राजवंश से टकराया है, काबुल में जो उनकी राजधानी थी हिंदू शाही राजवंश की, जयपाल नाम के एक अंतिम शासक थे, उनके बारे में कहते हैं वो कि वो अपने आप को कंबोजिया कहते थे। कौन? जयपाल। जयपाल हिंदू शाही राजवंश के अंतिम सम्राट, जो महमूद गजनवी से सीधे टकराए, अंतिम लड़ाई लाहौर में हुई। वो व्यक्ति अपनी जड़ों में झांकता हुआ समाज पाकिस्तान का, जो जिसे हम एकदम फैनाटिक और एक कट्टर एक इस्लामिक देश के रूप में पूरी दुनिया जानती है, वहाँ डिबेट इस बात की चल रही है कि हमारी जड़ें कहाँ हैं। और वो उदाहरण देता है कि कंबोजिया
वंश के ही वंशज ये हिंदू शाही राजवंश के लोग हैं और इन्होंने महाभारत में लड़ाई लड़ी थी। अब आप जरा महाभारत के कालखंड पर एक नज़र डालिए तो कृष्ण की, मैं अरुणाचल प्रदेश के उस जगह पे गया, म्यांमार बॉर्डर पे मिश्मी एक कम्युनिटी है, मिश्मी समाज से एक पत्नी कृष्ण की हैं और अपने जो भीम हैं इनका हिडिंबा का संबंध नागालैंड से सब जानते हैं। आप जरा भौगोलिक विस्तार में कल्पना करिए उस समय कौन सा भारत धड़क रहा था कि कंबोज कहाँ ईरान और इराक के इलाकों से, और कहाँ ये वैवाहिक संबंध वहाँ हो रहे हैं, कहाँ द्वारका, कहाँ ब्रज। अब आप जब इस पूरे बड़े कैनवास पर पूरी कहानी को देखेंगे और आज के भारत में खड़े होकर आप जरा सोचेंगे कि हम कहाँ आए, तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान अपनी जड़ों की तरफ झांकने की जो कोशिश कर रहा है, वहाँ का दानिशमंद, वहाँ के जितने दानिश्वर हैं, संगठन, अकादमियाँ, विश्वविद्यालय, लिटरेचर फेस्टिवल, और वो महाभारत और रामायण के आख्यानों में जाके बात कर रहे हैं। कोई संभव है यहाँ करना ये? तो जरा हमें इस परिदृश्य में महाभारत की कथा को देखना चाहिए कि क्या वो हमारे जो बिखरे हुए टुकड़े हैं इनको जोड़ने में कोई रोल प्ले कर सकती हैं, क्या हमारी ये जड़ों से जुड़ी हुई यादें। थैंक यू। निश्चित ही ये बड़ा सवाल है कि जो हम जो बिछड़े हुए हैं, जो बंटवारा है, और फिर आखिर में एक चीज़ हमको जो जोड़ती है जिसके लिए बेचैनी उधर भी है और बेचैनी इधर भी है। तो मगर हम मूल सवाल पे लौटते हैं, भारत होने का अर्थ। मैडम आप हमारे पूरे उसमें अकेली महिला विदुषी हैं। हम दीपाली मैडम से जानना चाहेंगे कि आपकी नज़र में क्या है भारत होने का अर्थ, क्योंकि आपने एपिक पे लिखा है, ज्ञान परंपरा पे लिखा है और लगातार इस पे लिखती आ रही हैं, तो आप किस नज़र से देखती हैं भारत होने का अर्थ? जी, भारत होने का अर्थ मुझे तो ऐसे लगता है कि जिन्होंने महाभारत पढ़ी है, सुनी है, बताई है, देखी है, वो भारतीय है। तो हम बिल्कुल, मुझे ऐसे लगता है कि हम बहुत भाग्यवान हैं कि हमारे पुरखों ने ये कहानी हमारे लिए संभाल के रखी है और आज हम ये सुन सकते हैं। ये नहीं है कि बाकी जो पुरानी परंपराएं है, पुरानी संस्कृति है, वहाँ पे ऐसी कोई कहानियाँ थी नहीं। कई कहानियाँ थी कि जैसे गिलगामेश की कहानी थी इराक में, मेसोपोटामिया में, या इंग्लैंड में बिवुल्फ नाम की एक बहुत प्राचीन कहानी थी, लेकिन ये कहानी लुप्त हो गई। उनके जो हीरो थे, नायक थे, लोग उनको भूल गए और ये कहानी की जो सीख थी वो भी सब भूल गए, वो लुप्त हो गई। हम भाग्यवान इसलिए है कि हमारा जो ये महाभारत है या रामायण है या भागवत पुराण है, ये जो सारी कहानियाँ हैं, ये कहानियाँ हमारे नायकों की कहानियाँ हैं और हमारे लिए आज भी वो आदर्श बने रहे हैं। तो ये मुझे लगता है ये अपना भाग्य है, ये भारत का भाग्य है। इसमें मुझे एक रीसेंट इंसिडेंट बताना मैं चाहती हूँ। बिफोर वी गो देयर, कई पुश्तियाँ वी हैव बीन लर्निंग फ्रॉम महाभारत। महाभारत के नायकों से हम सुन रहे हैं और सीख भी रहे हैं कि जैसे गोंड की रानी है दुर्गावती, तो दुर्गावती ने बचपन में रामायण और महाभारत की कहानियाँ सुनी थी, उसमें बहुत रुचि थी उनको और उसी से उन्होंने सीख लिया है क्षत्रिय धर्म, राजधर्म सीख लिया है। वो बड़ी वीरता से लड़ती है और उनका जो आखिरी युद्ध है अकबर की सेना के साथ, उस युद्ध में मरते दम तक वो लड़ती है। यही सीख वो अपने बच्चे को भी देती है जो है वीर नारायण। वीर नारायण भी उसी सेना के साथ मरते दम तक लड़ता है। मुझे ऐसे लगता है मानो वो तो आधुनिक अभिमन्यु है, 19 साल का बच्चा है जो कई सैनिकों के साथ, शत्रु सैनिकों के साथ लड़ता हुआ मरता है। तो ये एक अकेली दुर्गावती रानी है ऐसे नहीं। हम देखते हैं महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज है, उन्होंने भी रामायण महाभारत की कहानियाँ सुनी हैं। रामायण का रामराज्य से प्रेरणा लेते हुए उन्होंने हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की है और जब यह हिंदवी स्वराज्य एक साम्राज्य बन जाता है, पेशावर से तंजावर तक इतना बड़ा साम्राज्य बन जाता है, तब अहिल्याबाई होळकर क्या काम करती है? जो भीष्म ने अनुशासन पर्व में जैसे राजधर्म बताया है, जैसे राज कैसे करना चाहिए ये सिखाया है, वह काम अहिल्याबाई होळकर करती है। तो वो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों में बहुत बड़ा पराक्रम करती है। कई सारी पाठशालाएं बांधती है, अन्न छत्र है, धर्मशाला है, मंदिर है और उनका जो राज्य करने का तरीका है, उनका जो न्यायदान है, इसमें भी वो आदर्श है।
तो ये सब हम देखते हैं कि सदियों तक हम महाभारत से सीख रहे हैं और ये ख़त्म नहीं होता वहाँ पे। आगे जाके हम देखते हैं कुंती ने एक कहानी बताई थी, विदुला और संजय की कहानी युधिष्ठिर को सुनाई थी। और उस कहानी में कुंती बताती है कि कैसे विदुला ने संजय को कहा कि तुमने जाके लड़ना चाहिए। संजय को सिंध के नरेश ने हराया था और हारने के बाद संजय तो बिल्कुल दुखी होके घर पे बैठा है कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता। और तभी विदुला उसको टोकती है और कहती है कि नहीं, तुमने उठना चाहिए, यू शुडंट गिव अप, आपको लड़ना ही है, आपको पराक्रम करना ही है। और तब संजय उसे बोलता है कि माँ, अगर मैं मर जाऊंगा तो तुम्हारा क्या होगा, ये मैं सोच के लड़ने के लिए नहीं जा रहा हूँ। तो विदुला उसको बोलती है कि देखो, आई विल लाइक टू बी नोन एज द मदर ऑफ द सन हु डाइड फाइटिंग rather than be known as the mother of the son who refused to fight. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये जो सीख कुंती ने बताई है, विदुला ने बताई है, इससे प्रेरणा लेते हुए अरबिंदो ने एक कविता लिखी। वो कविता थी मदर इंडिया टू हर सन्स। और उस कविता में जो विदुला ने अपने बेटे को कहा है, वही मदर इंडिया अपने बच्चों से कहती है कि तुमको उठ के लड़ना है, ब्रिटिश लड़ना है। और क्यों लड़ना है, कैसे लड़ना है, वो भी बताते हैं कि अपना शत्रु यदि हमसे बहुत ज़्यादा बलवान है तो भी उसके जो वीकनेसेस है वो आपको ढूंढने चाहिए और वहाँ पे वार करना चाहिए। तो ऐसे जाते जाते हम देखते हैं कि इसके आगे तिलक है, लोकमान्य तिलक है। वो जब जेल में थे उन्होंने गीता रहस्य लिखी। लाला लाजपत राय है, वो भी जब जेल में थे तब वो गीता पे एक निबंध लिखते हैं, गीता का संदेश करके। और कई सारे हमारे स्वातंत्र्य सेनानी थे, जैसे चाफेकर बंधु है, मदन लाल धिंगरा है, उन्होंने हाथ में गीता लेके फांसी पे लटके थे। तो ये इतना बड़ा सीख है हमारे लिए कि महाभारत हमको इतना धैर्य देता है, महाभारत हमें जीना सिखाता है। और आज की गति ये है, मैं एक रीसेंट प्रसंग बताती हूँ। दिस इज़ अबाउट 2-3 मंथ्स अगो, मुंबई की ये घटना है कि एक 18-19 साल का लड़का था, लोकल में जा रहा था। तो लोकल में जाते समय उसका किसी गुंडों से झगड़ा हो गया, उन्होंने थोड़ी मारपीट हो गई, कुछ गाली दी होगी, ये कुछ हो गया। उस आघात से उसको इतना दुख हुआ, इतना दर्द हुआ कि मानसिक दर्द, कि घर आने के बाद उसने आत्महत्या कर ली। ये बहुत दुखद है, बहुत दुखद है ये। और मैंने जब ये न्यूज़ पढ़ी तो मुझे लगा कि अरे, अगर इसने महाभारत पढ़ी होती, अगर उसने देखा होता कि पांडवों कैसे कितने कठिन समय से गुजरे हैं, तो शायद वो बच जाता, शायद वो सीख लेता कि नहीं, हम गिर गए भी वापस उठना है। और यही मुझे लगता है कि भारतीय होने का जो रस है वो महाभारत में आता है। बहुत आभार दीपाली जी आपका। और आप कविता की बात पे आ गई हैं, तो मुझे लगता है कि अब कविता पुनर्पाठ के लिए हमको परमादरणीय संतोष चौबे जी को मैं सादर आमंत्रित करता हूं कि वो आएं। और मित्रों, मैं कविता ज़रूर पढ़ूंगा, पर उसके पहले एक दो बातें भी कह लूँ। श्रीराम जी, बिल्कुल जी। जब श्रीराम जी से बात हुई तो उन्होंने कहा था कि आपको कुछ कहना भी है और कविता भी पढ़ना है। तो मैं एक दो बातें पहले कहना चाहता हूँ और तुलनात्मक रूप से कहना चाहता हूँ। देखिए, यदि आप स्पेन जाएं तो स्पेन में एक जगह है जिसको ग्रेनाडा कहते हैं, और ग्रेनाडा में एक बहुत बड़ा किला है, अलहम्ब्रा कहते हैं उसको।
अलहम्रा का जो पतन है वो 1492 में हुआ। वो आब्दिल वहाँ के उस समय राजा थे और फर्डिनांड और इसाबेला ने उसको हराया था यूनाइट होकर। वो दोनों अलग अलग थे, पर बाद में उन्हें यूनाइट होकर इसको हराया। उस किले के बाद एक चट्टान है, उस चट्टान में लिखा हुआ है मूर की आखिरी सांस। मूर लोग वो थे जो मोरक्को से वहाँ आए थे और स्पेन पे उन्होंने कब्जा किया था। तो ये मूर की जो आखिरी सांस है, उसके बाद वो वहाँ रोया। जब वो हारा तो उसके बाद वो वहाँ रोया। तो ये जो सभ्यता की सांस नामक किताब सामने आई है, मुझे लगता है कि ये इस बात को रिमाइंड कराती है, इस बात को बताती है कि सभ्यता की आखिरी सांस जो है वो कविता है। और सभ्यता की आखिरी सांस कविता इसलिए है कि कविता ही है जो आपके संवेदना को, आपके ज्ञान को, आपके प्रकाश को बचा के रखती है। और कविता से ही आपने ये काम जो किया, बहुत अच्छा किया। ये बधाई देने के लिए मैंने आपको कहा कि ये जो काम आपने किया है, लगभग ये इस बात को स्थापित करता है कि तमाम युद्ध, तमाम आसन्न संकट और तमाम पृथ्वी के विनाश की घोषणाओं के बावजूद कविता खड़ी हुई है। और इसमें ऐसे कवि हैं, शिम्बोर्स्का हैं, लेस मरे हैं और नादिम हिकमत हैं, और ऐसे बहुत सारे कवि हैं। ये किताब मैंने पलट के देखी, जो आपको ये बताते हैं कि देखिए, खड़े होने के लिए एक काम जो है कविता करती है। दूसरी दो बातें बहुत जल्दी जल्दी कह दूंगा क्योंकि मुझे एक कविता पढ़नी है। आप देखिए कि ये तुलनात्मक सभ्यतागत विमर्श अगर आप पकड़ते हैं तो 711 में मोहम्मद बिन कासिम भारत आते हैं। वो भी खलीफा के आग्रह पर यहाँ पर प्रवेश करते हैं और हमारे यहाँ राजस्थान मालवा तक आ पाते हैं। 711 में ही खलीफा ये कहते हैं कि साहब, मोरक्को से जिब्राल्टर की खाड़ी पार करके सेना स्पेन पे कब्जा करे। 1700 सैनिक उस समय स्पेन भी पहुँचते हैं। और देखिए, होता ये है कि बप्पा रावल जो उस समय यहाँ थे, वो मोहम्मद बिन कासिम को खदेड़ते हुए ईरान तक ले जाते हैं और उसके बाद 300 साल तक किसी की हिम्मत नहीं पड़ती कि वो भारत पे हमला करे। गजनी 1011 वगैरह के आसपास आता है, जबकि वो 1700 लोगों की सेना स्पेन में 7-8 साल में पूरे स्पेन पे कब्जा कर लेती है। तो ये जो विमर्श हमें बताया जाता है कि भारत में वीरता, भारत में प्रतिरोध की क्षमता, एक घटना ही ये सिद्ध करती है कि देखिए, भारत में उतनी ही प्रतिरोध की क्षमता थी और वो सारी क्षमता हमारी ज्ञान परंपरा से आती है, हमारे ज्ञान से आती है। स्पेन लगभग 7-8 वर्षों में पूरा कब्जा हो गया और उसके बाद में उनको 800 साल तक इंतज़ार करना पड़ा जब ग्रेनाडा पे कब्जा होता है। तो ये ताकत हमारे यहाँ कहाँ से आती है, ये एक बात है। दूसरी अंतिम बात ये कह देता हूँ, क्योंकि हमारी मित्रों, हमें बहुत ज़्यादा अपनी ज्ञान परंपरा पर अभिमान करना है, पर हमें ये देखना भी है कि 4200 साल, एक इसी मजूमदार की किताब है हिंदू हिस्ट्री, 4200 साल की हिंदू हिस्ट्री, वो बताता है 1200 पे आके समाप्त होती है। आप ये देखिए, तुलनात्मक रूप से इसको भी देखिए। मेरा ये प्रस्तावना है कि कोई भी सभ्यता का विनाश, ये जो आप वेलर कह रहे हैं, आप बाकी उसके ज्ञान के केंद्रों के विनाश के साथ साथ उसका विनाश आपको देखने मिलता है। आप देखिए कि जैसे, और ये हमारे यहाँ ही नहीं है, अलेक्जेंड्रिया में जब रोमन लोग एथेंस के ज्ञान केंद्र को, अलेक्जेंड्रिया लाइब्रेरी को समाप्त करते हैं, तो उसके 1000 साल तक आपको पूरे क्रिश्चियनिटी में कोई विज्ञान का बड़ा परंपरा नहीं दिखती जब तक कि आपका नवजागरण नहीं होता है। वैसे ही जैसे बख्तियार खलजी जब हमारे यहाँ नालंदा का विनाश करता है, तो उसके बाद में 400-500 साल तक हमें ज्ञान की परंपरा का विलोप दिखता है। इसलिए एक बहुत बड़ी बात यह है कि हमको ज्ञान के केंद्र अपने बचाने हैं और स्कॉलर्स पैदा करने हैं, जो कि स्कॉलर्स अपनी परंपरा से जुड़ेंगे। ये दो बातें शुरू में कहनी थी। अब मैं आपको अपनी बहुत प्रिय कवियत्री विस्लावा शिम्बोर्स्का की एक कविता सुनाता हूँ। कविताएं उनकी 3-4 मैंने मार्क की थी। पोलिश कवियत्री थीं और बहुत ही अच्छी कवियत्री हैं। आप सुनिएगा।
युद्ध के विरुद्ध उन्होंने बहुत सारा लिखा है। इसका नाम है शहीद की माँ। जिस शहर में जन्मा था वो शहीद, वहाँ आप उसके स्मारक को देखते हैं, स्मारक की भव्यता को सराहते हैं, म्यूजियम की सीढ़ियों पर फुदकते चूज़ों को हटा देते हैं, शहीद की माँ का पता पूछते हैं, उसके दरवाजे पर दस्तक देते हैं, चरमराते हुए किवाड़ों को खोलकर अंदर जाते हैं। उसकी कमर सीधी है, बाल संवरे हुए हैं, नज़र साफ है। आप बताते हैं कि फला देश से आए हैं, उसका अभिवादन करते हैं और फिर सवाल पूछते हैं ऊंची और साफ आवाज़ में, हाँ वो उसे बहुत चाहती थी, हाँ वो जन्म से ही ऐसा था, हाँ वो उस सभा जेल की दीवार से लगकर खड़ी थी, हाँ उसने गोलियों की आवाज़ सुनी थी। आपको अफसोस होता है कैमरा और टेप रिकॉर्डर क्यों नहीं साथ लाए। हाँ उसने सब देखा था, उसने अपने बेटे का आखिरी खत भी पढ़ा था रेडियो पर, एक बार टीवी पर उसकी पसंदीदा लोरियां भी सुनाई थीं और एक फिल्म में भी काम किया था। भरी हुई आंखों से तेज रोशनियों के बीच, जी हाँ उसकी यादों से अब भी दिल भर आता है। हाँ कुछ थकान आ चली है। अब आप उठते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं, विदा लेते हैं और चल देते हैं, हॉल में आने वाले दूसरे लोगों के बीच होते हुए। शहीद की माँ के बारे में और जो हमारा रिस्पांस शहीद को लेके आता है, इसके बारे में एक बहुत अच्छी कविता थी। जब समय मिलेगा तो मैं एक कविता और सुनाना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत बढ़िया कविता आपने बहुत अच्छे अंदाज में बहुत गहराई तक जाके सुनाई है। दोस्तों हमारे साथ इस मंच पे एक ऐसी शख्सियत भी है जो फिल्मों में रह के उस फील को पैदा करती है, दृश्य को पैदा करती है, जयंत देशमुख जी। जयंत देशमुख जी ने जाने कितने फिल्मों में सेट लगाए होंगे, और हमारी जो स्मृति में जो बड़ा सेट है, जो भारतीय सभ्यता को लेके या भारत की कल्चर को लेके जो हमने बचपन में कभी देखा था, श्याम बेनेगल का भारत एक खोज, तो हर चीज़ के बाद उसमें लगातार सेट में सेट बदलते गए। और मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ जैन जी कि आप जब आपने कभी महाभारत का सेट लगाया है क्या, और लगाया है तो उसमें क्या चैलेंजेस थे, और भारतीय कल्चर को किस नज़र से आप देखते हैं? महाभारत का सेट तो नहीं लगाया मैंने, पर महाभारत में मैंने महाभारत की कथाओं पे नाटक किए हैं। पर ये जो महाभारत के सेट जो आप देखते हैं फिल्मों में और टीवी में, तो मेरा ये मानना है, या इवन बाकी सारे सेट्स भी आप देखते हैं जो कहानियों पे होते हैं, जो टेलीविज़न पे आते हैं और फिल्मों पे आते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं भारतीयता तो है। और ख़ास तौर से मैंने जितनी फिल्में की हैं और मैंने जितने टीवी किए हैं, उसमें भारतीयता ज़रूर है। मैंने एक शो किया था शोभा सोमनाथ की, सोमनाथ पे जो आक्रमण हुआ था और बार बार उसको गजनवी ने तोड़ा था, और फिर बाद में सरदार पटेल की वजह से वो बना था। तो जब मैं कर रहा था तो मेरे को जो गूगल पे या जो चीज़ें मिलती हैं उसका प्लिंथ मिलता है, सिर्फ नीचे का, ऊपर का कुछ भी नहीं मिलता, कुछ भी नहीं मिलता। और हिंदुस्तान में एक परिवार है जो सोमपुरा परिवार है, जो मंदिरों का आर्किटेक्चर वो करते हैं। मैंने उनसे भी बात की कि सोमनाथ मैं बना रहा हूँ टीवी के लिए, और आज से 10-12 साल पहले मैंने उसको बनाया था, और जो सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव सेट माना जाता है जी टीवी का। तो उनसे पूछा कि इसके ऊपर का क्या है, तो उनका भी जवाब था कि उसके ऊपर प्लिंथ के अलावा चीज़ें बहुत कम मिलती हैं। मैं सोमनाथ भी गया उसको देखने के लिए। उसके बाद जब सोमनाथ बनाते बनाते मैंने बहुत सारी चीज़ें, तो मैंने एक महाभारत की एक चीज़ सोमपुरा से पूछी थी कि महाभारत में आता है कि पानी की जगह पत्थर होता है और पत्थर की जगह पानी होता है। मैंने कि कहने में तो करेक्ट है, इसको यदि मुझे टीवी पे या फिल्म में ट्रांसफर करना पड़ेगा तो क्या हो सकता है कि मैं कैसे ऐसे दिखाऊं कि पानी दिखता हो और आदमी चले तो पत्थर हो, जो दुर्योधन के साथ हुआ।
तो उस समय जो कथाएं मैंने पढ़ी और उसमें इसलिए मुझे अभी मेरा एक प्ले भी है 23 तारीख को, कर्ण पे बेस है वो प्ले। महाभारत में कर्ण की क्या स्थिति है और शिवाजी सावंत का एक उपन्यास है मृत्युंजय, उस पे बेस है वो प्ले। तो पढ़ते हुए और समझते हुए ये लगता है, और ख़ास तौर से यदि महाभारत भी नहीं है बहुत सीधा सीधा, तो जो बाकी भी चीज़ें हैं, बाकी जो टेलीविज़न या सिनेमा है, तो उसमें बहुत भारतीयता अभी भी मौजूद है। पर ये कहना कि सिनेमा से या टीवी से बहुत हमारा जो रिश्ता है भारतीयता का, वो बहुत अलग नहीं है, मेरे को ऐसा पर्सनली लगता है। और जितना मैंने काम किया है उसके हिसाब से मुझे ऐसा लगता है। अच्छा, आप एक कविता भी। जैन भैया कविता। मेरे पसंदीदा कवि भी हैं और नाटककार भी हैं, फेडरिको गार्सिया लोरका। इनकी कविता है सांड से युद्ध और मौत, अनुवाद किया है प्रभाती नौटियाल ने। शाम के 5 बजे बज रहे थे, शाम के ठीक 5। एक बच्चा एक सफ़ेद चादर लाया। शाम के 5 बजे एक झोला चूना पहले से तैयार। शाम के 5 बजे बाकी सब मौत थी और सिर्फ मौत। शाम के 5 बजे हवा बुहार गई तमाम रुई। शाम के 5 बजे और जंग ने चितरा दिए कांच और कलई। शाम के 5 बजे लड़ रहे हैं कबूतर और चीता। शाम के 5 बजे और एक टूटे सींग के साथ एक जांघ। शाम के 5 बजे शुरू हो गया था अफवाहों का बाजार। शाम के 5 बजे संखियां की चिमनियां और धुआं। शाम के 5 बजे नुक्कड़ों पर खामोशी के झुंड। शाम के 5 बजे जब वह चला था बर्फ का पसीना। शाम के 5 बजे जब आयोडीन से भर गया था बाजार। शाम के 5 बजे मौत ने रख छोड़ी मर्दानगी घावों पर। शाम के 5 बजे शाम के 5 बजे शाम के 5 बजे एक पहरेदार ताबूत है बिस्तर। शाम के 5 बजे हड्डियां और बांसुरियां बजती है उसके कान में। शाम के 5 बजे सांड रंभा रहा था उसके सामने। शाम के 5 बजे कमरा सतरंगी हो रहा था पीड़ा से। शाम के 5 बजे कहीं दूर से आ रही थी गैंग्रीन। शाम के 5 बजे लिली के नुकीले पत्ते युवा उर्संधियों के लिए। शाम के 5 बजे घाव जल रहे थे जैसे सूरज। शाम के 5 बजे और भीड़ तोड़ने पर उतारू थी खिड़कियां। शाम के 5 बजे शाम के 5 बजे हाय कितनी भयानक 5 बजे की शाम। सभी घड़ियों में बज रहे थे 5। शाम के झुरमुट में बज रहे थे 5। शाम के 5 बजे। बहुत खूब, बहुत बढ़िया। तो देखिए ये ऐसे मंच आपको बहुत कम मिलेंगे जहाँ युद्ध की विभीषिका है जो वो भी उसकी भी चर्चा हो रही हो, और कविता का जो सौंदर्य है, कविता का जो प्रेम है, उसकी चर्चा भी हो रही हो। बहुत अच्छी बात अभी संतोष जी ने बोली, उस बात से मैं बात आगे अपनी बढ़ाऊँगा। उन्होंने कहा कि कोई भी सभ्यता, कोई भी समाज युद्ध से नहीं मरता है। वो समाज या सभ्यता तब मरती है जब उसके मूल्य खत्म हो जाते हैं, और कविता कम से कम ऐसी है जो उन मूल्यों को जिंदा रखती है। बहुत अच्छी बात है, अच्छी कविताएं सुनने मिले। मैं राजेश शर्मा जी के पास आना चाहूँगा और उनसे समझना चाहूँगा मैं कि जैसा विजय मनोहर तिवारी जी ने बोला था कि ये परिवार के लोग थे, कि सभ्यताओं की लड़ाई नहीं थी। अगर हम लोग ये बोल रहे हैं कि महाभारत सभ्यताओं की लड़ाई थी तो थोड़ा सा हम लोग शायद अतिशयोक्ति कर रहे हैं, क्योंकि एक ही परिवार था, एक ही गुरु थे, एक ही कुल था, एक ही वंश था, सब कुछ था। इधर कौरव खड़े थे, उधर पांडव खड़े थे। दोनों के धर्म अलग अलग थे, दोनों की धर्म की डेफिनेशन अलग अलग थी। तो एक तो मैं इस पर आपका विचार जानना चाहूँगा, और दूसरा
कौन सही था कौन गलत था, ये तो एक लंबा बहस का मुद्दा है, विमर्श का मुद्दा है। लेकिन महाभारत के बारे में जैसा कहा जाता है कि महाभारत गाथा, महागाथा क्यों कही जाती है? क्योंकि कहा जाता है महाभारत को पढ़ा नहीं जाता, महाभारत को जिया जाता है। तो जो मैं आपसे बोल रहा हूँ कि महाभारत को जिया जाता है, तो मौजूदा जो राजनीति है उसमें आप इसको कितना प्रासंगिक पाते हैं? पेशे से ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ और बड़े उलझे हुए सवाल आपने डाल दिए हैं। चूँकि हम भारतीय हैं तो मेरे ख्याल से हर भारतीय जो है थोड़ी सी रामायण, थोड़ी सी गीता, थोड़ी महाभारत पढ़ता है। पूरी तो कितने लोग पढ़ते नहीं पता, बट कोविड के समय पे चूँकि पूरा लॉकडाउन था, गाड़ियाँ बंद थी, स्कूटर बंद थे, तो लोग गिरते नहीं थे। और मैं पेशे से ट्रॉमा स्पेशलिस्ट हूँ, तो अस्पताल में भी बहुत कम गिरे हुए लोग थे, तो उस वक्त मिल गया मुझे अपने आप से मिलने का। और फिर थोड़ा बहुत गीता भी पढ़ी मैंने। तो पहली बार मैंने पहले अध्याय से 18वें अध्याय तक पढ़ा। पढ़ते पढ़ते बहुत ही कन्फ्यूजन हो गया मुझे अर्जुन के करैक्टर को लेके, कि हम सब जब मुसीबत में होते हैं और जब हम खोजने लगते हैं तो ईश्वर की तरफ ही हम खोजते हैं। और जिस शख्स के साथ ईश्वर बचपन से थे, कृष्ण भगवान जो है अर्जुन के साथ बचपन से थे, गुरुकुल में साथ में, सखा साथ में, दोस्त साथ में, रिश्तेदारी साथ में, और कुरुक्षेत्र में मध्य में 10वें अध्याय तक वो अर्जुन कंफ्यूजन में ही है। सारथी कृष्ण है उसके, और वो वहां जाके बोलता है कि नहीं मेरे हाथ कांप रहे हैं, पैर कांप रहे हैं, मैं तो युद्ध नहीं करूंगा। अरे तुम कारण थे युद्ध के, तुमने सब प्लानिंग करी, कृष्ण को चुना, इतनी सारी किवायत करने के बाद में जब वहां आने के बाद में जब आपको लगता है कि नहीं मैं नहीं लड़ूंगा, मैं कैसे मार दूं इसको, ये तो मेरा मामा है, ये मेरा चाचा है, इनको मैं कैसे मार दूं। तो कृष्ण भगवान उसको जो है फिर पहले से 10वें अध्याय तक दे ज्ञान दे रहे हैं, दे ज्ञान दे रहे हैं, दे ज्ञान दे रहे हैं। अल्टीमेटली लगता है कि ये तो मनुष्य है, इसको वैसे समझ में नहीं आएगा, ये इंसान है, आदमी है ना, इसे नहीं समझ में आएगा, ये कन्फ्यूजन में रहेगा। क्यों? क्योंकि इसने अपने आप को पकड़ रखा है कर्ता भाव से। तो 11वें अध्याय में जाके जब उसको दिव्य चक्षु देते हैं, जब उसके सामने से इस मायावी, इस मटेरियलिस्टिक, भौतिकवादी, इंद्रिय जनित ज्ञान की दीवार को विलोपित करते हैं, और उसके बाद जब उसे विश्व रूप का दर्शन दिखाते हैं, दिव्य रूप का दर्शन दिखाते हैं, और वो देखते हैं कि आज 19 तारीख है, और 19 तारीख को वही अर्जुन बोलता है कि मैंने इसको नहीं मार सकता, मैं तो नहीं मारूंगा इनको, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। और वही 26 तारीख को वो अर्जुन मार रहा है। वही अर्जुन उसी दृष्टि से, उसी बुद्धि से वो देख रहा है कि अरे ये क्या हो रहा है, मैं आज तो इस मानसिकता से हूं कि मैं तो नहीं मार रहा, ये मार रहा है, ये कौन है। फिर वो भगवान बोलते हैं ये तो मरे मराए हैं भाई, तू टेंशन क्यों पड़ रहा है, तू ये तो सोच ही मत कि तू मार रहा है। तो तब जाके जब उसको लगता है कि कर्ता भाव से मैं तो हूं ही नहीं, ये जो मैं है ये इस भौतिकता का ये मैं होता है। जब बच्चा पैदा होता है तो उसमें मैं का भाव नहीं होता। धीरे धीरे ये जब सांसारिक ज्ञान, ये भौतिकता, ये इंद्रियों से उपजे हुए ज्ञान की जब पकड़ होती है, जब उसमें इस चेतना का मन, बुद्धि और चित्त और अहंकार, अहम आकार, अवेयरनेस ऑफ आई से जब समझ में आता है, जो पकड़ लेता है उस चीज़ को कि ये मैं मेरा है। और जितना वो स्ट्रांग होते जाता है उतने हम भीरू होते जाते हैं, उतने हम डरपोक होते जाते हैं, उतनी हमारी घर की दीवारें बड़ी होती जाती है, उतने हमारे सैनिक खड़े होते हैं, उतने चौकीदार खड़े होते हैं, उतनी बंदूक रखते हैं हम। जितना हम डरते हैं, जितना हम मैं को पकड़ते हैं, जितना मैं को मजबूत कर लेते हैं। और महाभारत में क्या है, मैं है, जुए में मैं जीत जाऊं, मेरे को इतनी जमीन मिल जाए, मेरे को इतना सारी चीजें मिल जाए। इस मैं से दूर होना ही आध्यात्मिकता है, केवल और केवल अपने आप को भूलना आध्यात्मिकता है। महाभारत में जितनी चीजें हैं सब मैं से आधारित हैं। जितने करैक्टर हैं, जितना बड़ा करैक्टर होगा वो उतना ही भीरू होगा, वो अपने आप को बचाने के लिए सामने वाले को मारेगा। जो भारत होने का अर्थ आपने पूछा था, यहाँ मैं जानना चाहूँगा, बहुत यूथ बैठे हुए हैं, आज भारत की जीडीपी कंपैरिजन टू ग्लोबल क्या है? लगभग 4% है। आपको मालूम है सन 1500 में क्या थी भारत होने का अर्थ? एंगस मैडसन नाम का एक बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट हुआ है अमेरिका का, अमेरिका का आंकड़ा है। 1500 में भारत की इकोनॉमी थी, जीडीपी थी 25%, 25 से 30, 27%, 28%।
हम तो पढ़ते आए भारत सोने की चिड़िया, सोने की चिड़िया, हमको नहीं समझ में आता था भारत अध्यात्म अध्यात्म। लेकिन धीरे धीरे इस उम्र में आके समझ में आने लगता है कि आज हमारे वैदिक काल में विज्ञान जो है स्थूल पे आधारित है, एविडेंसेस पे आधारित है, स्थूल पे आधारित है। ये न्यूटोनियन साइंस स्थूल पे आधारित है जो मॉलिक्यूल और एटम को समझती है। लेकिन हमारे वेदों में हमारे कृष्ण भगवान ने जब आत्मा का जिक्र किया और आइंस्टीन ने आने के बाद जब इस न्यूटोनियन साइंस को धीरे से पीछे करके जब क्वांटम की चीज़ लेके आए, जब उन्होंने बोले कि नहीं, इस एटम से भी परे सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं और सब एटॉमिक पार्टिकल से भी परे क्या है। आपको पता है हम सब जो है सेल से मिलके बने, सेल्स मॉलिक्यूल्स और मॉलिक्यूल एटम से मिलके बने, एटम सब एटॉमिक पार्टिकल्स। और जब हम स्पेशल माइक्रोस्कोप से, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से भी आगे जो स्पेक्ट्रम वाला माइक्रोस्कोप आता है, वहाँ जब देखते हैं तो एटम का मात्र 0.0004001% स्थूल दिखता है जो अस्तित्व में एटम का। 99.5 बार 0 वो उसका वैक्यूम है, कुछ दिखता नहीं है। जो स्थूल है, जो टेंजिबल है, वो 0.0001%। आप जो जितने बैठे हैं सारे के सारे, आप अपने उस ऑरा का मात्र 0.001% और 0.001% जो भौतिक है, जो स्पेस टाइम 3D रियलिटी को देखता है, स्ट्रक्चर को देखता है। जो नहीं है वो आपके आसपास की ऊर्जा है, चेतना है, सुपर कॉन्शियसनेस है। तो हम अगर भारत की बात करते हैं, अगर आध्यात्मिक गुरु थे तो थे, अध्यात्म को समझना होगा। तो महाभारत और जब हम इसमें कृष्ण को देखते हैं तो वाकई ये समझना होगा कि हमारी यात्रा जो है यू टर्न शुरू है, हमें भीतर की ओर मुड़ना पड़ेगा। हम जितना बाहर मुखी रहेंगे, जितना हम इंद्रियों जनित रहेंगे, उतने कमज़ोर होंगे, उतने मैं को पकड़ के रखेंगे। और आपके भीतर की शक्ति लगभग ऐसी है जैसे समुद्र में से एक मटका पानी का भर लें तो समुद्र का पानी और मटके का पानी होता तो एक ही है, बट मटका इस दम से उछलता रहता है कि वो दीवारों के अंदर केंद्रित हो जाता है, लिमिटेड हो जाता है। तो हम सब जो है लिमिटेड हैं, हमारे भीतर की चेतना और वो समुद्र की चेतना एक जैसी है। तो भारत होने का अर्थ है अध्यात्म, और अध्यात्म को समझना होगा तो आपकी असली शक्ति वो पैसे कमाने में, अच्छी गाड़ी में, अच्छी नौकरी में नहीं है, अपने भीतर पहचानने की है कि मेरे भीतर की कृष्ण चेतना। तो सीधे 11वें अध्याय पे जाएं और अर्जुन का संवाद देखें कृष्ण के साथ और अपनी भीतरी शक्ति को बढ़ाएं आगे। मैं आपसे, मेरा निजी प्रश्न है लेकिन शायद बहुत सारे लोग के मन में होगा, जो आप बात बोल रहे हैं, एक सतुआ बाबा का बड़ा नाम आ रहा है अभी उत्तर प्रदेश में, आपने भी सुना होगा सतुआ बाबा। नहीं सर, मैंने सुना नहीं, सुना, मिस कर गए कहीं। हाँ। सतुआ बाबा ने अभी कोई बहुत महंगी गाड़ी खरीदी है, बहुत महंगी गाड़ी। और इसके पहले है ना, आप लोगों ने पढ़ा होगा सतुआ बाबा का चल रहा है, और इसके पहले भी उनके पास कोई बहुत महंगी गाड़ी थी। मैं तो ज़्यादा नाम जानता नहीं हूँ, मारुति से आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। तो ये जो आप इतने आध्यात्म की बात कर रहे हैं, ये क्या इन लोग समझ नहीं पाते क्या होता है, गैप कहाँ आता है? मैं फिर से अपना प्रश्न आपको वो करता हूँ, शायद बहुत सारे लोग के मन में होगा कि आध्यात्म की हम जैसे ही बात करते हैं तो ये लगता है कि यार ये यानी कोई गेरुआ वस्त्र पहना देंगे, टीका लगा देंगे, घंटी पकड़ा देंगे और ये सब होने लगेगा। जबकि जितना मैं समझ पाया, आध्यात्म आपकी जड़ों को बहुत गहरा करता है, और कभी भी कोई पौधा, कम से कम मैंने ऐसा अपने जीवन में नहीं देखा है, जो पहले ऊपर बढ़ रहा हो बाद में नीचे जा रहा हो, नीचे ऊपर एक साथ बढ़ता है। तो ये हम अपने यूथ को क्यों नहीं समझा पा रहे हैं, एक बात। और जो आपने एक बात कही अकर्ता वाली, तो कई बार ये कन्फ्यूज़न हो जाता है, अकर्ता और अकर्मण्य इसको हम एक मान बैठते हैं, तो हम इसको कैसे अलग अलग करेंगे? आनंद जी, मेरा ऐसा मानना है कि जैसे आपने एक सतुआ बाबा वाली बात की, जहाँ पे मर्सिडीज़ और मारुति की बात की, महंगी वाली बात की, तो मैं जब भगवान से, जब मेरे पास स्कूटर है और मैं मारुति लेना चाहता हूँ मैं, और मैं भगवान से जब बात करते हूँ, भगवान मेरे को इतना सक्षम बना कि मैं मारुति ले सकूँ, ये भौतिकता है। और जब मैं ईश्वर के समक्ष जाके मैं जब यह बोलता हूँ कि हे ईश्वर, मुझे इतना साधन संपन्न और माध्यम बना कि मैं मेरी संस्था में मारुतियाँ बांट सकूँ, मैं अपने लिए नहीं बांट रहा, मैं अपने लिए नहीं मांग रहा। जब मैं दूसरों के लिए मांगता हूँ, बड़ी स्मार्टली जो है मैं ईश्वर को अपने है ना चंगुल में फंसाता हूँ कि मुझे इतना सक्षम बना कि मुझे मारुति नहीं चाहिए, मैं मारुतियाँ बांट सकूँ। ठीक, तो महंगा और सस्ता तो जेब पे डिपेंड करता है सर। ठीक है, आपके पास मर्सिडीज़ है, महंगी गाड़ी है, महंगी सस्ती, मतलब मैं बड़ा व्यक्तिगत यहाँ पे बात करना चाहता हूँ। मध्यम वर्गीय परिवार से हम जब आते हैं
तो जब भी बाज़ार जाते हैं या कहीं होटल जाते हैं तो होटल में मीनू में सबसे पहले राइट साइड का खंड दिखते हैं, ठीक है, कि कितने का है। कोई बाज़ार में बच्चों को लेके जाते हैं तो सबसे पहले प्राइस टैग देखते हैं। तो भगवान से मैं जब जाता था 10वीं 11वीं 12वीं में तो एक बात मानता था, हे भगवान कम से कम इतना तो बना देना कि ये प्राइस टैग ना देखना पड़े। तो ये जर्नी जो है आपकी जो है, जब आप, और ये बात केवल तब समझ में आती है जब आप दूसरों के लिए जीना सीखते हो। जो कर्म की बात आपने करी है जो, ठीक है, मेरी दृष्टि में जो है, जो एक कर्म है जिसमें मेरा हित है, किसी का अहित नहीं है और ना ही किसी का हित है, स्वार्थपूर्ण, सेल्फिश। दूसरा कर्म जो है जिसमें मेरा हित है, सामने वाले का भी हित है। तीसरा है मेरा हित है और एक बड़े समाज का हित है। और चौथा है मेरा हित भी नहीं है, अहित भी नहीं है, बट सामने वाले का हित है, वो साधु संत लोग हैं। तो हमें जीवन जब इस तरह से जीते हैं, ऐसी सीखते हैं बातें कि मैं मेरे काम तो करूं बट इस समाज के बड़े वर्ग का हित हो, तो ये मान के चलिए ये प्रकृति है, नेचर है। नेचर कभी उधार नहीं रखती। गेहूं का एक दाना देंगे, हजारों दाने मिलते हैं। तो इस समाज में वो देखता है कि कोई व्यक्ति, अमुक व्यक्ति इस समाज में मेरे बाकी लोगों के लिए क्या कर रहा है। तो हमको केवल और केवल यही जीना चाहिए कि ये बहुत बड़ा स्वार्थ है, बहुत बड़ा स्वार्थ है कि मैं जब दूसरों के लिए जीना सीखता हूँ तो मेरे तो केयर वो करते ही करता है, ईश्वर करते ही करता है। और जहाँ तक बात है अकर्ता भाव, अकर्मण्यता, देखिए हर चीज़ का परिणाम है, बिल्कुल परिणाम है। परिणाम तो मिलता ही मिलता है, चाहे बच्चा ना पढ़े उसको भी परिणाम मिलता है, फेल होना भी परिणाम है। तो आपको कर्म तो करना पड़ेगा, क्योंकि मुर्दे कर्म नहीं करते हैं। अगर जीवित हैं तो जीवित तो कर्म करेंगे, क्योंकि क्रियाशीलता है, प्राणों में क्रियाशीलता है, चेतना में क्रियाशीलता है, तो कर्म तो करना ही करना है। लेकिन इंद्रियों जनित इस पृथ्वी का सबसे बड़ा गुण है वो तमोगुण है, गुरुत्वाकर्षण। तो प्रकृति के जो तीनों गुण हैं, सत, रज और तम, इस पृथ्वी का सबसे बड़ा गुण है तमोगुण है। तमोगुण से जो एंटी ग्रेविटी हमको चलना है, वही अध्यात्म है, वही उधर्व की तरफ जाने की जो यात्रा है हम सबको करनी चाहिए। तामसी प्रवृत्तियाँ बहुत जल्दी आती हैं। अब जब साइकिल चलाते हो ढलान में तो पैडल भी नहीं मारना पड़ता, बड़ा मज़ा आता है। तो यहाँ बच्चों को बोलना पड़ता है कि जिस दिन आपको लगे कि ज़िंदगी बहुत कूल चल रही है, उस दिन आपका पतन शुरू हो गया। और जिस दिन आपको लगे कि नहीं हाँफ रहे हैं, साइकिल में हाँफ रहे हैं, तो उस दिन मेहनत से, संघर्ष से आपकी ज़िंदगी में डेफिनेटली नए होराइजन्स आ रहे हैं, नए होराइजन्स आ रहे हैं। ज़िंदगी कठिन है तभी खूबसूरत है, तभी चैलेंजेस हैं। आसान ज़िंदगी मतलब आप समझो कि अब जो है आपका आखिरी ओवर चल रहा है। ये सवाल जवाब हम लोग बाद में ले लेंगे सर, सवाल जवाब बाद में ले लेंगे। मगर एक ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के मुंह जवानी इतनी सारी आध्यात्म की बातें सुन के निश्चित हम सबको बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपके नए रूप के दर्शन हुए हम सब लोगों को। ऐसे ही मार्केट में बहुत गुरुओं की भीड़ है। तो हमारे साथ यदि हम पुरातत्व की बात करें तो डॉक्टर शिवाकांत वाजपेयी हैं, युवा हैं, आर्कियोलॉजी के ऊपर बहुत अच्छी पकड़ रखते हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जो महाभारत है, तो महाभारत का जो पुरातात्विक महत्व कितना है? क्या महाभारत के जो तमाम जो अवशेष है या जो सबूत हैं वो अभी भी उसी स्पष्टता के साथ मिले हैं और वो साइंटिफिक तरीके से प्रूव हुए हैं? डॉक्टर साहब धन्यवाद। सबसे पहले मैं अपने दो गुरुओं के बीच में बैठा हुआ हूँ। आर्कियोलॉजी पढ़ाने वाले हमारे प्रोफेसर सिंधे साहब, मैं उनको भी अभिवादन करता हूँ। और मेरे गुरुजी जो हैं उज्जैन से प्रोफेसर सीताराम जी दुबे, तो इन दोनों के बीच और इनके सामने मुझे कुछ कहने की आज जो अवसर मिला है वो मेरे लिए महत्वपूर्ण है। जब हम लोग महाभारत की बात करते हैं तो सबसे पहले रामायण और महाभारत, जब हम लोग बचपन से शुरुआत करते हैं तो ये दो ऐसे ग्रंथ हैं कि जिनसे परिचय अपने आप होता है, हर घर में लगभग होता है। और जब हम लोग पुरातत्ववेत्ता बन जाते हैं तो जब आप कहीं पर भी जाते हैं तो आपसे ये पहला प्रश्न होता है कि राम जी के कोई प्रमाण मिले हैं क्या? महाभारत कभी हुआ है क्या? तो जब से मैं आर्कियोलॉजिस्ट बना तब से मैं ये कहता कि हाँ, हमको इसके प्रमाण मिले हैं। देखिए, हमारे यहाँ महाभारत की दो तरह की तिथियां हैं। एक तिथि है पारंपरिक तिथि, जो कि ज्योतिष के विद्वानों ने गणना की है। वो पारंपरिक तिथि आती है 3101 ईस्वी पूर्व। अब हम लोग जब बात करते हैं क्या इसके कोई लिखित प्रमाण मिले हैं, तो सबसे पहले हमारे सामने एक
कर्नाटक राज्य का दृश्य आता है। वहाँ पे ऐहोले नाम की एक जगह है और वहाँ पर एक छोटी सी पहाड़ी है जिसके ऊपर एक जैन मंदिर है जिसको मेगुती जैन मंदिर भी कहते हैं। आप लोगों ने प्राचीन भारतीय इतिहास के दो बड़े शक्तिशाली शासकों का नाम सुना होगा, हर्ष और पुलकेशिन। हर्ष को उत्तर भारत का उत्तरापथपति कहा जाता था, पुलकेशिन को दक्षिणापथपति कहा जाता था। इन दोनों का जो युद्ध हुआ वो नर्मदा नदी के किनारे पर हुआ। अब नर्मदा नदी के किस किनारे पर हुआ वो अलग से शोध का विषय, लेकिन दोनों के बीच में भीषण युद्ध हुआ और उसमें हर्ष लगभग पराजित हुआ। अब जो अभिलेख पुलकेशिन ने लिखवाया जैन मंदिर में, वो दो तरह की जानकारी देता है। उसमें स्पष्ट रूप से ये कहा गया कि इस अभिलेख को लिखवाने से पहले, मतलब 3735 वर्ष पूर्व महाभारत का युद्ध हुआ। उसमें एक श्लोक आता है, एग्जैक्ट श्लोक तो मैं नहीं पढ़ूंगा, लेकिन उसमें त्रिसप्तेषु सहस्र सप्तपंचेषु दाह भारत वादिता ऐसा जिक्र आता है। उस अभिलेख की कंपोजिंग रविशरण ने की थी, रवि कीर्ति ने की थी। रविशरण ने तो प्रयाग प्रशस्ति की थी, समुद्रगुप्त, लेकिन रवि कीर्ति ने की थी। और उसकी तुलना कालिदास से की गई। तो उसको किसी अगली बार की जो लोग कालिदास के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं उसका विषय भी है अलग से वो। तो जो अभिलेख लिखा गया उसमें कहा गया कि 3735 वर्ष पूर्व महाभारत का युद्ध हुआ था। जब यह अभिलेख लिखा गया उसके पहले उस अभिलेख की जो तिथि है वो है 634 ईस्वी। अब जो 3735 वर्ष का जिक्र आया कि इस अभिलेख के लिखने के 3735 वर्ष पहले हुआ, तो अगर हम लोग 634 साल उसमें से घटा देते हैं तो हमारे पास हमारे जो पारंपरिक विद्वान जो तिथि देते हैं वो 3101 ईस्वी एग्जैक्ट आ जाती है। आप लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं उसका। तो ये महाभारत युद्ध की बात हुई। दूसरी बात हुई कि महाभारत का युद्ध हुआ नहीं क्योंकि हमारे यहाँ पे रथ नहीं मिलता है। सबसे बड़ी समस्या तो यही थी ना कि हमको रथ नहीं मिलता, इसलिए युद्ध नहीं हुआ। अभी हमारे साथी हैं संजय मंजुल, जिन्होंने सिनौली की खुदाई की है, उन्होंने एक बड़ा भारी रथ निकाल दिया। अब उस रथ को लेके अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हो सकते हैं, लेकिन मैंने चूंकि उस रथ को देखा है, उनके काम को देखा है, और उस रथ की जो कहें कि जो लैब डेटिंग है वो भी आ चुकी है, वो भी 2000 ईसा पूर्व से ज्यादा की डेटिंग है। तीसरी बात यह है कि अगर महाभारत को हम लोगों को प्रमाणित करना है तो महाभारत के कई प्रस्थान बिंदु हैं। एक प्रस्थान बिंदु तो यही शुरू हो जाता है कि जो लोग हमारे इतिहास बोध पर सवाल उठाते थे उनको मेगस्थनीज की इंडिका देखनी चाहिए। मेगस्थनीज की इंडिका अगर आप देखते हैं तो मेगस्थनीज की इंडिका तो मिलती नहीं कहीं पे। मेगस्थनीज की इंडिका के कुछ कुछ हिस्से मिलते हैं। वो किस में मिलते हैं? स्ट्रेबो ने लिखा है, प्लिनी ने लिखा है, बहुत सारे लोगों ने लिखा है। फिर उन सारे हिस्सों को अगर जोड़ा जाए तो फिर उसका एक क्रिटिकल एडिशन तैयार हुआ। उस पर किसी को संदेह नहीं कि ये मेगस्थनीज ने नहीं लिखा। मेगस्थनीज वहां पे एक बात कहता है कि जो भारतीय हैं उनको अपनी 153 पीढ़ियों का इतिहास ज्ञात है और उन 153 पीढ़ियों में 13 राजवंश हैं। मैं राजाओं की बात नहीं कर रहा, मैं राजवंशों की बात कर रहा हूं। इसमें 13 राजवंश हैं। अगर 153 पीढ़ी जो हैं, अगर हम उसमें से एक को 50 साल भी दे दें तो हमारे पास 7000 साल का एक समय का अंतराल आता है, 7500 का। और हमारी एग्जैक्ट तिथि वो फिर से एक बार आती है कि 5000। मेरा ये मानना है कि जो महाभारत का युद्ध हुआ है वो 5500 ईसा पूर्व के आसपास कहीं हुआ था। ये 3101 की जो तिथि है इसको भी भविष्य में चेंज करना ही पड़ेगा। तो ये हमारी तिथि वो जो आ रही है मेगस्थनीज के इंडिका से, उससे भी टैली हो रहा। और मैं आपको इस चीज का बिल्कुल विश्वास दिलाता हूं कि आप लोग किसी भी तीर्थ पे जाएं, हमारे उज्जैन के जो हमारा क्षिप्रा तट का घाट है सिद्धवट, आप गया में चले जाएं, उसके बाद आप हरिद्वार के हर की पौड़ी पे चले जाएं, आपके परिवार का कम से कम 7 से 8 पीढ़ी का इतिहास उनकी पोथी में मिल जाएगा। इसलिए इस बात पे भरोसा हम लोग कर सकते हैं कि जो मेगस्थनीज कह रहा है वो गलत बात नहीं कह रहा होगा। तो ये भारतवर्ष है। जब अभी बात हुई ना कि भारतवर्ष क्या है, ये भारतवर्ष है और भारतवर्ष को ये इतिहास की देन वही है जहां पे कल्हर और बिल्हर ने भी इतिहास लिखा। और जो लोग कई बार ये कहते हैं ना कि अरे भारत का नाम कहां से आ गया, अभी हम लोग भारत की बात करते हैं।
सिर्फ ये कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम का हिस्सा नहीं है। जिन लोगों ने उड़ीसा विजिट किया हो, कभी खंडगिरी उदयगिरी की गुफाएं देखी हों, वहां पे खारवेल नाम का एक बड़ा शासक हुआ, जैन शासक था, उसके अभिलेख में भारतवर्ष का जिक्र मिलता है और वो अभिलेख 2000 साल पुराना है और पूरी दुनिया उसको स्वीकार करती है। जो शक आए थे, शकों का तो हमारे उज्जैन में आक्रमण हुआ था, हमारे विक्रमादित्य ने हराया था उनको, तो आप नासिक के नाड़े घाट के अभिलेखों को आप देखिए, उसके अंदर आपको भारतवर्ष का जिक्र मिलेगा। बात यह है कि हमारे भारतवर्ष में बहुत सारी चीजें हैं जिनसे मिलकर भारतवर्ष बना। रही बात एक और कि सभ्यताओं का जो पराभव हुआ, जो उत्कर्ष हुआ और उसकी जो औदार्यता रही, जब हम कहें कि दुनिया की 2 सबसे बड़ी, मैं यहाँ पे भगवान सिंह को भी कोट करना चाहूंगा, वैदिक हड़प्पन करके उनकी बड़ी किताब है, अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ी तो जरूर पढ़िए। दूसरी चीज, एक बीबी लाल साहब की बड़ी अच्छी किताब है, उनकी किताब है ये लिटरेचर और साहित्य, लिटरेचर और आर्कियोलॉजी को जोड़ते हुए महाभारत के ऊपर, हाँ सरस्वती फ्लोज का भी है। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज ये है कि इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन का जो कंसेप्ट आया, जिसपे सिंधे साहब भी काम कर रहे हैं, भारतवर्ष में इस समय 1600 के आसपास हड़प्पन सिविलाइजेशन वाले पूरा स्थल हैं। राखीगढ़ी में मुझे, जहाँ पर सर ने अभी डीएनए वगैरह का बड़ा काम किया, उसे मुझे 1999 में और 2000 में एक्सकेवेशन में पार्टिसिपेट करने का मौका मिला था। उस समय मैंने हरियाणा में ये जो नारनौल के पास, नारनौल तहसील में ये जो पूरा स्थल है, वहाँ की खुदाई की थी। तो हमारे पास जो डीएनए वाला पक्ष है, सर तो उसके विशेषज्ञ हैं। एक और बात बताता हूं, एक मोनिका कार्मिन नाम की एक विदुषी हुई हैं जो डीएनए की एक्सपर्ट हैं, सर ने शायद उनका काम देखा होगा। करीब 100 लोगों ने मिलकर एक रिसर्च पेपर लिखा और उन्होंने क्रोमोसोम के ऊपर काम किया। क्रोमोसोम हम सब लोग जानते हैं कि XX क्रोमोसोम जो होता है महिलाओं में होता है, XY जो क्रोमोसोम होता है वो सिर्फ पुरुषों में होता है। अब उन्होंने क्रोमोसोम की जो स्टडी की, उस स्टडी का जो एक महत्वपूर्ण पहलू आया कि पिछले 5500 साल में Y क्रोमोसोम का एक बॉटलनेक बना, Y क्रोमोसोम का। अब और अगर Y क्रोमोसोम का बॉटलनेक बना तो कैसे बना? उनका कहना है कि 5,500 से 6,000 7,000 साल पहले के आसपास ये कहीं घटना हुई। अब हम फिर से महाभारत में आए और महाभारत के युद्ध की बात करें। महाभारत में 18 पर्व हैं, 18 दिन तक युद्ध चला। 10 दिन तक पितामह लड़े थे, भीष्म पितामह, और उसके बाद 95 दिन उन्होंने प्रतीक्षा की सूर्य के उत्तरायण में आने का, उसके बाद उनका निधन हुआ। महाभारत में 18 अक्षौहिणी सेना का उल्लेख मिलता है। उस समय का जो अनुमान कुछ विद्वानों ने किया है कि 40 लाख के आसपास जो पुरुष थे उनकी मृत्यु हुई, युद्ध और युद्ध के उपरांत। अगर हम लोग इस संख्या को थोड़ा सा कम भी कर दें, 90% भी मान लें, तो XX क्रोमोसोम की संख्या तो बढ़ गई, Y क्रोमोसोम तो खत्म हो गए, क्योंकि उतने लोग युद्ध में मारे गए। क्योंकि Y क्रोमोसोम कैरी करने वाला जो है वो तो पुरुष वर्ग था, और उस युद्ध में शामिल होने के लिए दुनिया भर के लोग आए थे। भागदत्त से लेके, इराक से लेके बहुत सारे लोग आए थे। अगर आप जब उस समय के भूगोल की, अभी तिवारी सर ने एक बात की थी, भूगोल से लेके बात की, तो इतिहास की यात्रा बिना भूगोल के हो नहीं सकती। तो आपको उसका इतिहास भी समझना पड़ेगा, भूगोल को भी समझना पड़ेगा। तो इराक, बगदाद जो है, वहां से भागदत्त और इंडोनेशिया, बहुत सारे लोगों का यहाँ पे आगमन हुआ, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे युद्ध में पार्टिसिपेट किया। तो जो ये Y क्रोमोसोम कम हुआ, उस पेपर में कहीं महाभारत का जिक्र नहीं है कि महाभारत युद्ध हुआ, लेकिन उनका जो कालखंड है वो 5,500 से 7,000 साल के आसपास आता है। तो ये जो युद्ध हुआ, इतनी बड़ी संख्या में, किसी भी युद्ध में, किसी साउथ ईस्ट एशिया में कहें कि कहीं भी इस तरह की कोई जानकारी नहीं मिलती कि उस टाइम फ्रेम में इतना बड़ा कोई वार हुआ हो, जिसके चलते ना कोई उस कालखंड में इतनी बड़ी महामारी आई हो कि इतने सारे लोग मारे गए हों और जो क्रोमोसोम की जो है बॉटलनेक कंडीशन बनी हो। बिल्कुल, यानी कि उस तरीके से बहुत सारी जो तथ्य हैं उससे स्पष्ट होता है कि महाभारत हुआ था। तो आनंद आप। मैं तो आदरणीय श्रीराम तिवारी जी से निवेदन करूंगा इस मौके पर कि अगली बार आपको एक साथ नहीं करना है,
ये पुरातत्व का अलग होगा, धर्म का अलग हो गया, आध्यात्म का अलग होगा, इतिहास का अलग होगा, भूगोल का अलग होगा, और डॉक्टर का अलग होगा, और डॉक्टर का अलग अब होगा। आध्यात्म डॉक्टर जो भी, लेकिन ये होना चाहिए। मेरा आपसे निवेदन है, ये जरूर, यानी जिस हिसाब से हम लोग को सुनने मिल रहा है, और चूंकि समय का पाबंदी है, मर्यादा है, इसलिए आप लोगों को बीच में रोकना पड़ रहा है। नहीं तो हम लोग की तो बहुत इच्छा थी कि लगातार आपको सुना जाए। राजेंद्र गुप्ता जी हम लोग के बीच में हैं, और उनको कविता पाठ भी करना है और अपनी कुछ बात भी रखना है। तो मैं आदरणीय गुप्ता जी से निवेदन करूँगा कि आप कविता। ये कविता है जिसका शीर्षक है सिकंदर। डायरेक्टली जो हमारी सारी बातचीत चल रही है महाभारत, उससे ज़ाहिरा तौर पर इसका कोई ताल्लुक डायरेक्टली नहीं है, लेकिन बड़े संदर्भों में देखा जाए तो महाभारत को हम सिर्फ भारत का एक महायुद्ध ना मानकर अगर देखें तो पूरी दुनिया में हमेशा से, और आज भी, और शायद आगे आने वाले कल भी महाभारत हो रहे हैं, महाभारत होते रहेंगे। अध्यात्म के नजरिए से कितना हम सीखे हैं वो सामने है। मुझे नहीं लगता इतिहास से या चीज़ों से इंसान कुछ सीखता है। वो एनालाइज खूब कर लेता है, उस पर खूब बड़ी चर्चाएं हो सकती हैं, लेकिन जो चर्चाएं कर रहा है वो खुद कितना सीख रहा है या नहीं सीख रहा, मुझे लगता है वो उसे खुद ही पता है। क्योंकि अदरवाइज ये कैसे हो सकता है कि लगातार युद्ध होते रहे हैं, हो रहे हैं, और आज क्या है, क्या पीछे सिर्फ एक मैं, अहम, लालच, स्पर्धा, कंपटीशन। सबसे पहले बच्चे को कंपटीशन सिखाया जाता है। देख उसके इतने नंबर आए हैं, तेरे कितने आए बेटा। उसमें एक हीन भावना क्रिएट की जाती है। वो दूसरों से आगे बढ़ना चाहता है और हमेशा शाबाशी देते हैं, इनाम देते हैं, और फिर हम कहते हैं वो अध्यात्म सीखे और वो लड़े ना, वो झगड़े ना। कितना विरोधाभास है बिल्कुल सही। हमारी एजुकेशन में, हमारी सोच में, परवरिश में, हमारी समाज की, घर में, हर जगह सिर्फ। तो ये सारी बातचीत मुझे बेमानी सी लगने लगती है। बात के लिए बात है, दरअसल कोई बात ही नहीं है। क्या बात है, बहुत बढ़िया, क्या बात है। तो पूरी दुनिया के जो छोटे छोटे महाभारत हुए हैं उनसे जोड़कर देखने की एक कोशिश है। ये अबाई कुनान बाएव की कविता है। मुझे नहीं मालूम किस भाषा की है। अच्छा जी, कज़ाक। वरयाम सिंह जी ने उसका अनुवाद किया है। उन्होंने कुछ ऐसा लिखा है कि दुनिया को याद है सिकंदर का नाम और काम। मकदूनिया ने राजसत्ता सौंपी थी उसके हाथ। फिलिप्स का ऐसा पुत्र था सिकंदर, ख्याति प्राप्त करना जिसका लक्ष्य था एकमात्र। 21वें वर्ष में प्रवेश किया था सिकंदर ने, जब मृत्यु को प्राप्त हुए सम्राट फिलिप्स। आकार और आबादी में उसे अपना देश छोटा लगा तो ईर्ष्या के साथ देखने लगा पड़ोसी देशों की ओर। आकर्षित करने लगा सिकंदर को इन देशों का वैभव। खड़ी की फौज और धावा बोल दिया उनके नगरों पर। जीतते गए अनेक नगर, सम्राटों को उतारा सिंहासन से, खेतों, ढोरों और मनुष्यों को कुचल डाला निर्ममता से। असंख्य लोगों का रक्त बहाया उसने नदियों और समुद्रों में। मौत के घाट उतारा अनगिनत निर्दोष लोगों को
और उसके रक्त सने कारनामों के किस्से आज भी जिंदा लोगों की यादों में। अपराजयों को धूल चटाई उसने, अपने ही देश को जैसे पराया बना डाला उसने। खानों, सुल्तानों और राजाओं की खुशियों को मिट्टी में मिला डाला सिकंदर ने। दिन ब दिन बढ़ता गया उसका लालच। दिन ब दिन बढ़ता गया उसका लालच। पूरा विश्व उसे छोटा पड़ने लगा। उसके बारे में कहने लगे खुशामदी, सम्राटों के सम्राट हैं हमारे सिकंदर। उसकी विजय के संदेश कोने कोने तक पहुंचाए दूतों ने, और दूर दूर तक फैलती रही कीर्ति पताका उसकी। तूफानों की तरह रौंद डाले देश के बाद देश। खूनी फसल काटते रहे सर्वत्र उसके सैनिक। निष्ठुर, निर्मम, साहसी और खून का प्यासा बादलों से भी ऊपर उड़ता रहा सिकंदर का बाज। न हरे भरे खेत देशों में, न विस्तृत मरुस्थलों में कहीं नहीं दिखा सिकंदर को अपनी सीमा का अंत। एक बार बंजर रेगिस्तान में कहीं भटक गया अचानक सिकंदर महान। झुलसती गर्मी में प्यास का मारा विवश हुआ निर्जल रहने को। भूख प्यास में तड़प रहे थे सैनिक। नियति के अधीन वो प्रार्थना कर रहे थे मृत्यु की। अपनी तलवार से वध कर डालना चाहता था सिकंदर। चाहता था विश्व ख्याति के सपने से विदा लेना। भूख प्यास से त्रस्त घोड़ा भी गिर पड़ा। हाथों से अलग होना पड़ा लगाम को। बाहों में लिया अपने मित्र घोड़े को सिकंदर ने। नजर उठाने पर उसे दिखा एक तारा चमकता हुआ। चमकते तारे की दिशा में चल दिया सिकंदर। पर ये चमकता तारा नहीं, झरना था शीतल जल का। ये चमकता तारा नहीं, झरना था शीतल जल का। होठ लगाए झरने के पानी से उसने तरोताजा किया मुंह और अपनी आत्मा को। आदेश दिए उसने अपने बावर्चियों को सूखी मछलियों को पानी में रखने और धूल साफ करने से बदल गई सूखी मछलियों की महक पानी में रखने के बाद उसका कारण अवश्य ही झरने का जल होगा, सोचा सिकंदर ने। पूछा सिकंदर ने अपने सैनिकों से, और क्या खूबियां हैं इसके पानी की? जल्दी हाथ मुंह धोकर पानी पीकर आओ चलें ढूंढने इस पानी का स्रोत। हम अधिकार में ले लेंगे जल के उस स्रोत को। पीछे रहे न कोई, विलंब न हो धावा बोलने में। स्रोत पर स्थित नगर को बल प्रयोग से तुरंत छीन लेंगे हम। चल पड़ी सेना सुनकर सम्राट का आदेश। अविराम चलते रहे वे अपने लक्ष्य तक। लौह वस्त्र धारण किए सैनिकों के आगे जोर जोर से बज रहे थे जोशीले नगाड़े। घाटी के बीच लंबा फासला तय किया सेना ने। झरने का स्रोत स्थित था सीधी चढ़ाई पर, और झरने के मुंह पर पहरा दे रहा था एक सुनहरी किला। पूरी तरह से बंद दिखाई दे रहे थे उसके द्वार। कभी असफल नहीं रहा सम्राट सिकंदर, पर आज जैसे उस पर सफलता हंस रही थी। पीछे मुड़ने को विवश होना पड़ा सम्राट को, द्वार खोलने के कोई उपाय न पाकर। झुंझलाए सम्राट को क्रोध आ रहा था। दोबारा कोशिश की उसने द्वार खोलने की,
लगाई उसने जितनी भी ताकत थी उसमें। द्वार खोलो, जोर से चिल्लाया सम्राट, और प्रकट हुआ तब द्वार को के दूसरी ओर से एक आदमी। किले की रखवाली का काम वही कर रहा था। भीतर जाने की किसी को अनुमति नहीं है। इस द्वार से रास्ता जाता है ईश्वर की ओर। तुम्हें क्या सम्राट सिकंदर के आगमन की सूचना नहीं मिली? सिकंदर, जिसने पूरी दुनिया में जीते हैं अनेक युद्ध। द्वार खोलो, द्वार खोलो, कुछ अपने बारे में बताओ। आज तक मेरा अपमान करने का किसी का साहस नहीं हुआ। यदि अकल की कमी ना हो तो शेखी ना बघारो। यदि तुम में शक्ति है तो छुपाओ अपना अभिमान। तुम भी दूसरे लोगों की तरह ईर्ष्यालु हो। ऐसे व्यक्तियों का यहां स्वागत नहीं है। प्रवेश निषिद्ध है। यदि इस किले में, तो उपहार में तुम्हें कुछ देना होगा सम्राट को। तुम्हारे उपहार को मैं भूलूंगा नहीं कभी, बचा के रखूंगा उसे अपने महल में, कहा सिकंदर ने। उस व्यक्ति ने तब द्वार के पीछे से फेंका रुमाल। ये रहा उपहार, उठा ले इसे मूर्ख। रुमाल में कुछ है, उसे ठीक से देखना, सोचना और अपने लिए निकालना कुछ निष्कर्ष। सम्राट ने खुशी खुशी से ग्रहण कर लिया रुमाल। लौट आया वो उसे लेकर अपने सैनिकों के पास। उसे खोलकर देखा तो पक्षी की छोटी सी हड्डी थी। बहुत अपमानित महसूस किया अपने आप को सिकंदर ने। उस व्यक्ति में मेरे प्रति तनिक भी सम्मान नहीं। आखिर वो समझता क्या है अपने आप को? ये कहते हुए सिकंदर ने फेंक दी वो छोटी सी हड्डी। सिकंदर के साथ उस वक्त खड़ा था अरस्तु। उस विद्वान ने उठाया हड्डी के उस छोटे से टुकड़े को और सम्राट से कहा, इस हड्डी का भी अपना महत्व है। कैसा महत्व? ये बताऊंगा मैं तुम्हें। और उसी वक्त प्रतिभाशाली अरस्तु ने मांग की तराजू की। संभव नहीं था किसी के लिए भी ध्यान न देना उसकी बातों पर। तराजू लाओ और एक तरफ हड्डी का ये टुकड़ा रखो और दूसरी तरफ सोने के सिक्के। आखिर सिकंदर को भी माननी पड़ी अरस्तु की बात। उसने आदेश दिया तराजू को बीच में रखने का। कितने ही डाले गए सोने और चांदी के सिक्के, मगर पलड़ा फिर भी भारी रहा छोटी सी हड्डी का। हैरान हुआ सिकंदर ये देखकर। सोने के पलड़े में डाले उसने हथियार और प्रतीक्षा करने लगा पलड़े के उठने की। पर इस पर भी वजन भारी लगा छोटी सी हड्डी का। सम्राट सिकंदर ने तब पूछा विद्वान अरस्तु से, ये हड्डी सिद्ध हुई भारी मेरी समस्त संपदा से। बताओ, है क्या कोई ऐसी चीज जो भारी पड़ जाए हड्डी के इस टुकड़े से? विद्वान अरस्तु ने तब उठाई मुट्ठी भर मिट्टी और रख दिया उसे दूसरे पलड़े पर। और तभी ऊपर उठा हड्डी वाला पलड़ा, जैसे कि वो हड्डी नहीं, एक छोटी सी सूखी बेंत हो। ये देख सोच में डूब गया सम्राट सिकंदर। संबोधित किया उसने विद्वानों के विद्वान को, इस चमत्कार में निहित है कोई शिक्षा? तो बताओ, कैसे समझ सकूंगा मैं उसका सार? हड्डी आंख की हड्डी है। हड्डी तुम्हारे आंख की हड्डी है, उत्तर दिया विद्वान ने।
इस संसार में बहुत वैभव है, पर इतना नहीं कि तृप्त हो सकें किसी की भूखी आंखें। क्या बात है, बहुत बढ़िया। केवल मिट्टी है जिससे तुष्ट हो सकती हैं सबकी आंखें। बहुत लोगों की आंखों की भूख तुष्ट नहीं होती। सब कुछ कम पड़ जाता है उनके लिए, यहां तक कि ये पूरा संसार भी। रेत के समान होते हैं सारे हीरे और मोती, मनुष्य के मर जाने के बाद निष्प्राण आंखों के लिए। सम्राटों के सम्राट, क्रोध न करो, पूरी करो अपनी बात। तुम तोड़ नहीं सकोगे सोने के द्वार। मैं जानता हूं तुम्हारे क्रोध की सीमा नहीं, पर तुम्हारी कीर्ति की यही है सीमा, इससे आगे नहीं। बात पूरी की विद्वान ने, तब सम्राट कहने लगा, राख बराबर है मेरा पराक्रम, ईश्वर स्वयं निर्णय करेगा। और कहते हुए चल दिया सूर्यास्त की ओर। उसके पीछे चल दी उसकी सारी सेना। खत्म हुई कहानी। यूं कोई विशेष लंबी भी नहीं, पर सही वक्त के लिए उसमें निहित है शिक्षा। ओ ख्याति के दीवाने, इतनी भागदौड़ किसके लिए? तुष्ट नहीं हो सकता वो लालच हो जिसकी आंखों में। छोटा सा है ये जीवन, बीता और लो समाप्त भी हो गया। खुशियां मिलने पर कहो थी न कि है। अगर किसी सौदे की तरह बेच डाला हो अपना अंतःकरण और विवेक, तो घृणा के योग्य है तुम्हारी ख्याति और सम्मान। तुम्हें अच्छा लगता है सुनना प्रशंसा मूर्खों के मुंह से। चाटुकारों की भीड़ से चाहते हो हर वक्त घिरे रहना, पर एक कदम उससे दूर हुए नहीं कि हंसने लगेंगे वो ही, कहेंगे ये तो बेईमान है जन्म से ही। ओछे लोगों को अच्छा लगता है अपनी प्रशंसा सुनना, पर खरीदा नहीं जा सकता कहीं गरिमा और सम्मान को। अपने महत्व के बारे में तुम्हें स्वयं कहने की क्या जरूरत है? अगर तुम में है रोशनी तो वो स्वयं चमकती दिखेगी सबको। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। तो बहुत शुक्रिया, बहुत आभार आपका राजेंद्र जी। हड्डी की बात हो गई, सोने चांदी के सिक्कों की बात हो गई, मिट्टी की बात हो गई। अब मैं सीधे आऊँगा शैलेंद्र जी के पास। शैलेंद्र जी, इसी बात को आगे बढ़ाता हूँ मैं, और थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं धर्मदंड की और राजदंड की। विद्वान ऐसा कहते हैं कि महाभारत है जो ये अनवरत यात्रा है, कोई घटना, एक युद्ध नहीं है कि ये घटना हुई और ख़त्म हो गई। ये कोई संस्था हो, कोई समाज हो, कोई राष्ट्र हो, उनमें ये लगातार महाभारत चल रही है किसी किसी तरह से वैचारिक स्तर पर। मैं आपसे सीधा सवाल ये जानना चाहता हूँ कि जब जब राजदंड धर्मदंड पर हावी होता है तब तब राष्ट्र का, समाज का नुकसान होता है। तो क्या इन दिनों हम लोग वापस, मैं मौजूदा राजनीति की भी बात कर रहा हूँ इसमें क्योंकि आप सीधे से राजनीति से जुड़े हुए हैं, तो क्या हम लोग फिर से धर्मदंड को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं या होनी चाहिए? आपकी अनुमति हो तो मैं आपके पोडियम का उपयोग वेलकम, आइए आइए। सम्माननीय मंच, मैं सर्वप्रथम तो बहुत आनंद जी आपको इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि आपने मुझे अपने
चिरपरिचित दायरे में रखने की कोशिश की। हालांकि मैं जब मुझे यहाँ बुलाया था तिवारी जी ने, तो मैं सोच कर के आया था कि आज राजनीति से संबंधित कोई बात नहीं होगी, अच्छा है मुझे कुछ बोलना है जो राजनीति की बात नहीं होगी। लेकिन कोई बात नहीं, जिस क्षेत्र में काम करते हैं अच्छा है उस क्षेत्र के विषय में चर्चा करने का अवसर मिले और कोई प्रश्न का जवाब देने का मौका मिले, तो ऐसी चुनौती जीवन में आनी चाहिए। सब जितने भी यहाँ पर महानुभाव विराजित हैं, सभी मुझसे इस विषय में, जिस विषय पर यहाँ चर्चा हो रही है या जो विमर्श हो रहा है, सब मेरे लिए गुरुतुल्य हैं। कोई भी यहाँ, मैं विद्यार्थी हूँ और ये सब जानते हैं। आज तक भारत भवन के इस सभागार में हमेशा आप लोग जहाँ बैठे हैं वहाँ रहा हूँ। आज पहली बार यहाँ पर हूँ, इस तरफ से पहली बार बोल रहा हूँ। जब भी है सुना है, बोला कम है। विषय आनंद जी, आपने जो राजदंड की बात करी, मैं उस विषय पर ही कुछ थोड़ा सा उस विचार से, चूँकि महाभारत पर चर्चा है, विमर्श, भारत का अर्थ क्या, भारत होने का अर्थ क्या, ये विमर्श है। और उसके बैकग्राउंड में एक सब्जेक्ट माननीय तिवारी जी ने मुझे पत्र के माध्यम से भेजा था, इसमें सभ्यताओं का संघर्ष और अपकर्ष, ये भी विमर्श के विषय चल रहे हैं जिन पर की बातचीत। बहुत ज़्यादा समय हो चुका है, मैं बहुत लंबी बात ना कर करके सीधी बात करता हूँ कि हम समाज को, आज के समाज को या कभी भी पूर्ववर्ती समाज को, विशेषकर जब हम सभ्यताओं के बाद के समाज की बात करते हैं, मानव सभ्यता, जब हम सभ्यता की बात करें तो निश्चित रूप से मानव सभ्यताओं की बात करते हैं। मानव जिन जिन सभ्यताओं के विषय में यहाँ पर जिक्र आए हैं, हमारे पुरातत्व विशेषज्ञों ने बातचीत रखी है, मानव सभ्यताएं जैसे जैसे विकसित होती गई, क्योंकि मानव सभ्यताएं नगरीय विकास की सभ्यताएं हैं, जो भी बताती हैं वो नागरिक कौशल के विषय में बताती हैं। उसके जो पैरामीटर्स हैं वो जब मनुष्य मानव जब समाज के रूप में संगठित हो गया और समाज के रूप में रहना सीख गया, समाज के रूप में व्यवस्थाएं बनाना सीख गया, तब से सभ्यताओं के विकास की चर्चा कोई भी सभ्यता वो करती है, चाहे वो सिंधु घाटी की सभ्यता हो या मेसोपोटामिया हो, किसी भी सभ्यता की हम बात करें, चर्चा उसकी करते हैं। जब हम उसकी बात करते हैं तो सभ्यताओं के विकास के साथ सभ्य शब्द जरूर जुड़ा है, लेकिन जब भी सभ्यता विकसित हुई है उसके साथ कर्तव्य बोध मानव समाज के कम होते गए हैं, अधिकार और स्वामित्व का बोध बढ़ता गया है। अधिकार और स्वामित्व के बोध के बढ़ने से ही संघर्ष की उत्पत्ति हुई, और संघर्ष जब होगा तब निश्चित रूप से अधिकार होंगे तो राज आएगा, और राज होगा तो राजतंत्र, राजदंड जिसकी आपने बात करी वो होगी। कर्तव्यों को जब लोग भूलेंगे तो कर्तव्यों को याद दिलाने के लिए राजदंड के ऊपर धर्मदंड की हमेशा आवश्यकता होगी, और यही हमको महाभारत का युद्ध या महाभारत बताती है, या हमारे कोई भी ग्रंथ हों हम जिनकी बात करते हैं। आज प्रमाणों की बहुत सारी बात हुई, मुझे सुनकर के अच्छा नहीं लगता, हमारे इन लोगों को भी, हमारे विशेषज्ञों को भी बता करके अच्छा नहीं लगता होगा। भोपाल में पराक्रमी राजा भोज, उनके द्वारा बनाए गए 1100 वर्ष पुराने मेरे जीवित परदादा यही हैं, बरदादा बड़ा तालाब, वो जीवित है, 1100 वर्ष पहले बनाए, राजा भोज ने निर्माण किया था, वो जीवित मेरे परदादा, उनके किनारे भारत भवन में बैठ करके महाभारत का 9 दिवसीय आयोजन चल रहा है। इस आयोजन के चलने में आज हम विमर्श कर रहे हैं, भारत भवन में महाभारत के नेपथ्य में विमर्श हो रहा है भारत होने का अर्थ, और वो हमको प्रमाण देना पड़ रहा है। ये हम सब के लिए शायद सबसे बड़ा दुख का विषय के अलावा शोभ का और आक्रोश का विषय होना चाहिए कि क्यों हमको ये प्रमाण देने की जरूरत होनी चाहिए, और खासकर अपने देश में, भारत भूमि पर जहां महाभारत कह रहे हैं, और उसके होने का प्रमाण क्यों देना है? प्रमाण बिल्कुल प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। शायद इसलिए पड़ती है क्योंकि दुनिया के परिदृश्य में जिस प्रकार से मानवीयता का ह्रास हुआ है, जहां से हम भारत होने के अर्थ की बात करते हैं, भारत, मैं सीधे सीधे उस बात पर इसलिए आना चाहता हूं कि समय बहुत ज़्यादा हो गया।
आनंद जी, मैंने आपके प्रश्न के माध्यम से कुछ एक बात है जो कहना आवश्यक है, वो भारत होने के अर्थ के विषय में कहना चाहता हूँ। हम राष्ट्र के रूप में भारत होने का अर्थ और व्यक्ति के रूप में भारतीय होने का अर्थ, ये दो बातें हैं जिनका कि हम सबको समझना आवश्यक है। सिर्फ समझना ही आवश्यक नहीं है, विशेषकर मैं ये चाहता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे आने वाली पीढ़ी, मुझे अपने बच्चे को, मैं अपने बच्चे से जब ये प्रश्न करूं कि बेटा तुम भारतीय हो, हाँ निश्चित रूप से भारतीय हूं, तो ये भारतीय होने का अर्थ क्या, तो वो बिना ज्यादा सोचे, बिना 2 मिनट का समय लिए, वो आने वाले 5 मिनट में धारा प्रवाह मुझे ये बता सके या दुनिया को बता सके कि भारतीय होने का अर्थ क्या। जिस दिन ये हो जाएगा इस देश में, उस दिन महाभारत सफल होगी। महाभारत जो हुई वो महाभारत इसलिए नहीं हुई, माफ कीजिएगा मुझे, सभी लोगों ने चाहा, ना तो वो परिवारों की युद्ध था, ना ही वो 2 राजाओं के बीच की लड़ाई थी, ना ही वहां भारत होना था। महाभारत अनिवार्य था। विजय मनोहर जी, आपने कहा बात जरूर सच थी, अच्छी है, लेकिन शकुनी हो या ना हो, ना होते, महाभारत होना अपरिहार्य था। वो अपरिहार्य है, वो आवश्यक था। मंथरा हो या ना हो, राम होंगे, रावण होंगे, राम रावण युद्ध होगा, राम का वनवास भी होगा, क्योंकि आखिर राम को वहां अहिल्या से भी मिलना है, राम को वहां सबरी से भी मिलना है, सिर्फ मंथरा नहीं है। इसलिए मंथरा शकुनी कोई बने ना बने, युद्ध होंगे, महाभारत होगा। हम जो बात कह रहा चाहते हैं, महाभारत के माध्यम से, महाभारत क्यों अपरिहार्य था और क्यों भारत होने का अर्थ महाभारत से क्यों निकलता। मैं रामधारी सिंह दिनकर जी का कुरुक्षेत्र, जो महाभारत के ही परिदृश्य में लिखा गया, जब महाराज युधिष्ठिर युद्ध के बाद जाते हैं और भीष्म सरसैया पर हैं, उनसे वो दुखी मन से बात कहते हैं कि युद्ध क्यों हुआ। उस पर उनके बहुत से प्रश्न होते हैं। बहुत छोटा सा हिस्सा सुनाऊंगा, कविताओं का चूंकि पाठ भी हुआ है, तो मुझे लगता है कि दिनकर जी के कुरुक्षेत्र की कविता का पाठ ना हो तो शायद कुछ अधूरा होगा, इसलिए वो उतना सा मैं हिस्सा सुनाता हूँ। और भारत होने का अर्थ भी और महाभारत होने का अर्थ भी, वो दोनों शायद इसमें देने की कोशिश करूंगा। युद्ध को तुम निंद कहते हो, मगर जब तलक है उठ रही चिंगारियां भिन्न स्वार्थों के कुलिश संघर्ष की, युद्ध तब तक विश्व में अनिवार्य है। युद्ध तब तक विश्व में अनिवार्य है, और जो अनिवार्य है उसके लिए खिन्न या परितप्त होना व्यर्थ है। तू नहीं लड़ता न लड़ता, आग यह फूटती निश्चय किसी भी ब्याज से। पांडवों के भिक्षु होने से कभी रुक न सकता था सहज विस्फोट ये। ध्वंस से सिर मारने को थे तुले ग्रह उपग्रह क्रुद्ध चारों ओर के। धर्म का है एक और रहस्य भी, अब छिपाऊं क्यों भविष्यत से उसे। 2 दिनों तक मैं मरण के भाल पर हूं खड़ा, पर जा रहा हूं विश्व से। तो जाते जाते सच बोलना है। व्यक्ति का है धर्म तप करुणा क्षमा, व्यक्ति का है धर्म तप करुणा क्षमा। व्यक्ति को शोभा विनय भी त्याग भी, किंतु उठता प्रश्न जब समुदाय का, किंतु उठता प्रश्न जब समुदाय का, भूलना पड़ता हमें तप त्याग को। जो अखिल कल्याण में है व्यक्ति तेरे प्राण में। युधिष्ठिर से कह रहे हैं भीष्म कि जो अखिल कल्याण में, भारत भारतीयता, जो अखिल कल्याण में है व्यक्ति तेरे प्राण में, कौरवों के नाश पर है रो रहा केवल वही। जो अखिल कल्याण में है व्यक्ति तेरे प्राण में, कौरवों के नाश पर है रो रहा केवल वही। किंतु उसके पास ही समुदायगत जो भाव हैं, किंतु उसके पास ही समुदायगत जो भाव हैं, पूछ उनसे क्या महाभारत नहीं अनिवार्य था। तो पूरे समुदाय
पूरी सभ्यताएं इस बात को पूछती हैं कि महाभारत क्यों नहीं अनिवार्य था। महाभारत अनिवार्य था। निश्चित रूप से भारत होने का अर्थ भारतीयता के उस अर्थ में है जो डीएनए मेरे अंदर, जो संस्कृति का डीएनए हम सब के अंदर है, जो हमको ये बताता है कि मनुष्य होने का अर्थ केवल और केवल इतना नहीं है कि अपने लिए जीना या देश के लिए जीना या समाज के लिए जीना। मनुष्य होने का अर्थ इस सृष्टि की निरंतरता, इस सृष्टि की निरंतरता को बनाए रखने के लिए सृष्टि की तमाम जितनी भी स्पेशीज हैं, जितने भी इसमें इस जगत में जितना भी सब कुछ बनाया है ईश्वर ने, उन सब को जो जिम्मेदारी दी गई है कि वो निरंतर गतिशील रहें, सृष्टि को चलायमान रखें, सृष्टि के परस्पर संबंधों के कोएग्जिस्टेंस को, परस्पर बने रहने के भाव को समझ करके अपना काम करें और इसकी निरंतरता बनाए रखने के भाव को जीवित रखें। ये मनुष्यता है। इस मनुष्यता का पर्याय अगर मेरे को किसी संस्कृति ने सिखाया, ये मनुष्यता किसी ने बताई, तो एकमात्र संस्कृति भारतीय संस्कृति है जो कहती है कि मनुष्यता क्या है वो बताती है। वो डीएनए हमारे अंदर है। हम उस डीएनए को जीवित रख पाएंगे। जब तक रख पाएंगे तब तक मनुष्यता जीवित रहेगी। इसलिए भारत होने का अर्थ और भारतीय होने का अर्थ मनुष्य होने का अर्थ है और मनुष्यता के जीवित रहने का अर्थ। जी जी मुकेश जी, दत्तोपंत ठेंगड़ी संस्थान को देख रहे हैं, यहाँ पे निदेशक हैं वहाँ पे, और मुकेश जी जानना चाहते हैं जो बच रह गया हो कुछ तो आप उसे इस लिहाज से भी देखें कि वक्त बहुत तेजी से भाग रहा है। मंच को नमस्कार। बात सही है, मैं इस महाभारत की सभा का अभिमन्यु जैसा हूँ, सबसे छोटा हूँ उम्र में, और अब बचा कुछ नहीं कहने के लिए, और कहीं फंस जाऊँ तो कोई बचाने वाला भी नहीं। प्रोफेसर साहब बैठे हैं तो आखिर में बहुत सारी बातें आ गई हैं, और जो मैं सोच रहा था वो बातें आती जा रही थी, तो बार बार अपने आप को तैयार करना पड़ रहा था कि कहना क्या है और बताना क्या है, क्योंकि महाभारत पर भी चर्चा हो गई, भारत पर भी चर्चा हो गई, युद्ध पर भी चर्चा हो गई, सिकंदर द रैट भी आ गए। मैं जानबूझ के शब्द का उपयोग कर रहा हूँ क्योंकि सत्तोलाजी पे एक काम हुआ है जो सिकंदर द रैट पर बड़ा काम हुआ है। 500 देशों में उन्होंने, 500 विश्वविद्यालय में उन्होंने इस पर लेक्चर किया, आदित्य सत्संगी ने, आपको ध्यान होगा विजय जी। तो सिकंदर की भी चर्चा हो गई, सब चर्चा हो गई। 2-3 बातें मैं कहूँगा और समय बहुत कम है, सुनने वाले भी अब कम बच्चे हैं और फोटोग्राफर भी जा चुके हैं, वीडियो वाले भी जा चुके हैं। तो भारत होने का अर्थ क्या है, और हम जब काम करते हैं अकादमिक क्षेत्र में तो वहाँ ये प्रश्न बड़ा बार बार आता है कि शोध में भारतीय दृष्टि लानी है, भारतीयता लानी है, भारत की खोज करनी है, भारत की बात करनी है। तो वहाँ पर एक बात ध्यान में आती है बार बार कि कहीं ना कहीं हम दृष्टि जो भारत की है उसको इग्नोर करते हैं, उस पर बात करनी चाहिए। अगर दृष्टि भारत की समझ में आए तो शायद भारत भी समझ में आए। तो भारत का एक विशेषण है सनातन, एक शब्द है, भारत का एक विशेषण है, और ये इसकी दृष्टि है वो इसलिए है क्योंकि इसका चिंतन भी सनातन है और इसका समाज भी, जो समाज का जो आचरण है वो भी सनातन है और अनंत है, अनादि है, ये सब हम कहते भी रहते हैं। बहुत अच्छे अर्थों में गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने स्वदेशी समाज नामक निबंध में इस बात को रेखांकित किया कि जो अनेकता में एकता देखना, यानी विविधता का जो उत्सव मनाना है, ये भारतवर्ष के, भारत की का अंतर्निहित धर्म है, ये अंतर्निहित धर्म है। और इसी के साथ साथ जब हम स्वामी विवेकानंद को याद करते हैं, शिकागो के भाषण में उन्होंने सहिष्णुता की बात की, सह-अस्तित्व की बात की। तो आज अगर आज के समय में हम अभी शैलेंद्र जी कह रहे थे कि हम क्यों बताएं कि हम भारत होने का क्या अर्थ है, क्यों बताने की ज़रूरत क्यों पड़ रही। ज़रूरत है, ज़रूरत इसलिए है कि आज दुनिया का जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो कुछ अलग तरह का है। वहाँ पर ज़रूरत है ये बताने की कि भारत होने का अर्थ क्या होता है, क्योंकि भारत की अपनी एक दृष्टि है, वो विशिष्ट है,
वो अनूठी है, उस दुनिया के किसी भी देश के पास नहीं है। जो विवेकानंद जी ने ऑलरेडी बता रखा है हमको दुनिया के सामने जाके कि भारत के पास एक सहिष्णुता की दृष्टि है, भारत के पास एक सह अस्तित्व की दृष्टि है, और भारत ने पिछले लाखों वर्षों में जो कुछ भी दिया है वो मैं जो समझ पाता हूँ वो एक शब्द है सह अस्तित्व। जो अन्य को नहीं देखता, जिसकी दृष्टि में अदर है ही नहीं, अदर का अस्तित्व ही नहीं है, वो भारत है मेरी दृष्टि में जो समझ में आता है। और एक बात और कि जो शुरू में मैंने चर्चा की थी कि भारत की खोज, भारतीयता, ये प्रश्न बार बार आता है, और शायद तिवारी जी ने जब इस सत्र की संकल्पना की होगी तो ये प्रश्न उनके मन में होगा कि आखिर भारतीयता लाना क्या है, भारतीयता है क्या चीज़। तो इस प्रश्न का उत्तर आचार्य विद्यानिवास मिश्र जी ने बहुत सुंदर ढंग से दिया है, हम सबको पढ़ना चाहिए। वो बात आगे कहने से पहले एक बात और कहूँगा कि हम सब ने जो यहाँ बात कही है, जितने लोग मंच पर बैठे हैं, किसी ने भी कोई नई बात नहीं की है, क्योंकि भारत नया कुछ करता नहीं है। भारत में सब कुछ जो है वो सनातन है, पहले से है उपलब्ध, उसी को हम नए शब्दों में पिरो देते हैं, नई अभिव्यक्ति में रच देते हैं, रख देते हैं, इसलिए यहाँ पर नया कुछ नहीं है। तो जो मैं बात कह रहा था कि विद्यानिवास मिश्र जी ने इसको परिभाषित किया। उन्होंने कहा भारतीयता की खोज करनी है, भारतीयता देखनी है, तो अगर भारतीयता की खोज करनी है, भारतीयता को पाना है, भारतीयता को समझना है, तो तुम निरंतरता में देख लो, सब कुछ मिल जाएगा, वही भारतीयता है। जो निरंतरता में विद्यमान है वही भारतीयता है। जो कुछ भी यहाँ निरंतर चली आ रही है वो भारतीय है। और एक बात सबसे पहले आनंद जी ने प्रश्न पूछा था तिवारी जी से कि भारत में जो कुछ भी है वो महाभारत में है, ये क्यों, उस पर उत्तर उन्होंने शायद नहीं दिया, वो थोड़ा दूसरी ओर चले गए थे। उसका उत्तर गुरुदेव महर्षि अरविंद ने दिया है, भारत के मूल, भारतीय संस्कृति के मूल आधार इस पुस्तक में दिया है। और उन्होंने कहा है कि जो भारत की आत्मा का प्रतिबिंब है वो महाभारत में दिखता है। महाभारत में भारत की आत्मा का प्रतिबिंब दिखता है, इसलिए कहा जाता है कि जो कुछ भारत में है वो महाभारत में है, और जो महाभारत में नहीं है वो कहीं नहीं है, भारत में ही नहीं है। तो ये बात उन्होंने एक बात कही है। एक दो शब्दों का और उपयोग करके, दो बातों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करके मैं अपना स्थान लूँगा। एक बात नहीं आई अभी तक की चर्चा में, परंपरा का, परंपरा शब्द की भी चर्चा नहीं हुई, और परंपरा की चर्चा न की जाए भारत में तो फिर भारत के होने का सही अर्थ या उसकी चर्चा अधूरी रह जाएगी। हम एक परंपरावादी देश हैं, भारत एक परंपरा में रहने वाला, परंपरा में जीने वाला, जो पहले बात निरंतरता की थी वो इसी से जुड़ी हुई बात है कि परंपरा में रहने वाला देश है, परंपरा में चलने वाला देश है। यानी जो देश अपने आप को परम से परम की ओर सदा उन्मुख करता रहे वो भारत देश है। परंपरा में परम से परम, श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठतर जो जिसकी यात्रा चलती रहती है निरंतर, वो भारत है। और एक और बात तिवारी जी ने जिसकी ओर संकेत किया था, भारत के मध्यकाल पर 700 साल 800 साल खंडित भारत की, टूटने वाले भारत की, आक्रमण सहने वाले भारत की, तमाम तरह के ध्वस्त होने के भारत की कहानी उसमें है। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, वो क्यों भारत होने का अर्थ, भारत क्यों भारत है, क्योंकि वो तोड़ते गए और हम बनाते गए, हम सृजन करते गए, रचते गए, ये भारत है। जो देश रचना बंद कर दिया, जिस देश ने सृजन करना बंद कर दिया और बार बार खड़ा होना बंद कर दे, वो भारत नहीं हो सकता। भारत वही है जो बार बार खड़ा हो जाता है, वो तोड़ते रहते हैं, हम बनाते रहते हैं, हम आज भी बना रहे हैं, कल फिर एक बनाएंगे, और ये बनाने की प्रक्रिया जो देश चलाता रहता है वही भारत है। यही भारतीय होने का अर्थ भी है। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश जी, आपने बहुत सारी चीज़ें जो बच रह गई थी उनको बहुत अच्छे से, बहुत आसान शब्दों में समेट लिया। आखिर में हम निवेदन करना चाहेंगे डॉक्टर सीताराम दुबे साहब से। वो उज्जैन से आए हैं, विचारक हैं, प्रोफेसर हैं, और सर आपसे निवेदन है कि जो आपका वक्तव्य है संक्षेप में हम लोगों को उद्गार व्यक्त करें। वागर्थाविसंपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्त्यै जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। ये वस्तुतः भारत का भारतीयता बोध है। निश्चय ही ये बहुत उपादेय विषय है, और आज के संदर्भ में इस प्रकार के आयोजन के लिए मैं बधाई देता हूँ इस भारत भवन को और उसके प्रकल्पक डॉक्टर श्रीराम तिवारी जी को। आज हम अंतरानुशासनिक अध्ययन
की विधा में जी रहे हैं और इतिहास लेखन के क्षेत्र में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण विधा है वह है फर्नांड ब्रादेल की इस फिलिप द्वितीय के समय का स्पेन का इतिहास। उन्होंने समग्रता से सैनिकों के जो है कपड़े का रंग, खाना, अधिकारियों के जो है कपड़े का रंग, खाना, जो सारा का सारा विभाजन है उसमें वर्णित किया है। इसे इतिहास का एक साइंटिफिक जो है तर्ज हम समझ सकते हैं, लेकिन भारत का भारत होने का स्वरूप हमें महाभारत में दिखाई देता है कि जो आज 20वीं-21वीं शताब्दी के इतिहास का चरम प्रकर्ष व्यक्त करता है, वो स्वयं महाभारत में हमें दिखाई देता है। वस्तुतः रामायण और महाभारत ये दोनों काव्य पीछे हैं, आर्ष शास्त्र हैं, अर्थात ऋषियों के द्वारा लिखे गए हैं। एक वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया है और दूसरा जो है स्वयं वेदव्यास के द्वारा लिखा गया है। दोनों नियंता हैं। राम को राम के रूप में सृजने वाले स्वयं वाल्मीकि हैं और यहाँ तो पूरा का पूरा कौरव पांडवों का सृजन ही जो है वेदव्यास मुनि के पास पड़ा हुआ था और जगह जगह बार बार आकर के नियंत्रित भी करते हैं। और इतिहास की जो है हमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण परिभाषा मिलती है वो महाभारत में मिलती है। 2-3 संदर्भों में उस तरह की परिभाषा इसके पूर्व कहीं नहीं मिलती। एक तो है इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समुपबृंहयेत। इतिहास में वो रामायण और महाभारत दोनों को लिखते हैं और कहते हैं कि इतिहास और पुराण, इतिहास अर्थात रामायण और महाभारत और पुराण के परिप्रेक्ष्य में ही हम वेदों की व्याख्या कर सकते हैं। अर्थात हमारा इतिहास जो है वैदिक पौराणिक परंपरा का इतिहास लेखन है। हमारी इतिहास की जो विधा है वो भिन्न इस रूप में है, भारतीयकरण उसमें इस रूप में है कि सेंट ऑगस्टीन की रचना सिटी ऑफ द गॉड 5वीं शताब्दी की रचना है। उसमें वो कह रहे होते हैं कि इतिहास और कुछ नहीं, देवताओं और मनुष्यों के बीच के संबंधों की कथा है। वो 5वीं शताब्दी में कह रहे होते हैं, वो दंभ भर रहे होते हैं कि उनके यहाँ इतिहास लेखन है, भारत में इतिहास लेखन नहीं था। जबकि हिस्टोरियाई जो कि इतिहास का जनक माना जाता है, इतिहास की प्रथम रचना मानी जाती है, उसमें युद्धों के इतिहास के अलावा कुछ इतिहास नहीं है। जबकि हमारी भारतीय परंपरा इस रूप में उससे भिन्न है कि हम युद्धों का इतिहास नहीं, हम अपने इतिहास को समग्रता के साथ देखने की चेष्टा करते हैं। हमारे यहाँ इतिहास की परिभाषा है धर्मार्थ काम मोक्षाणाम उपदेश समन्वितम पूर्ववृत्तम कथायुक्तम इतिहासम प्रचक्षते। अर्थात इतिहास और कुछ नहीं, बल्कि हम अपने जीवन में और प्रत्येक अपने जीवन में धर्म वहाँ पर जो है किसी मंदिर में जाकर उपासना नहीं, हमें क्या करणीय है क्या अकरणीय है, ब्रह्मचर्य अवस्था में रह करके उसको ज्ञान अर्जन करना और उस अर्जित ज्ञान से गृहस्थ आश्रम में जा करके अर्थोपार्जन करना और न केवल अपना भरण पोषण करना बल्कि अन्यों के लिए भी जो है उसी प्रकार की संपदा प्रस्तुत करना, उनको भी सुखोपभोगी बनाना। फिर इसके बाद जो है अर्थ का सेवन उसमें होता है। तो जो हमारे यहाँ कहा जाता है कि भारतीय जो है परंपरा तो जो है आध्यात्मिक परंपरा रही है, महाभारत जो है अर्थोपार्जन का एक महत्वपूर्ण केंद्र देता है और अर्थशास्त्र के तमाम उपमान उसमें वर्णित हैं। और जब हम जो है कौटिल्य का अर्थशास्त्र पढ़ते हैं तो उसमें वेदव्यास और महाभारत को भी गिनाया गया है, जो कि उसमें अर्थशास्त्र की परिभाषा दी हुई है। और दूसरा है जो है काम, धर्म अर्थ काम, गृह जीवन में रह करके काम का सेवन करना, अर्थात जितनी भी हमारे परिवार की और समाज की इच्छाएं हैं उसको तृप्त करना। और तदनंतर मोक्ष, अर्थात ये सब करके जो है हम जब मोक्ष निष्पादन करते हैं, निर्वाण को प्राप्त करते हैं, कैवल्य को प्राप्त करते हैं, ये हमारी जो है सांसारिक गति है। और इसमें जो कुछ भी हम अर्जन करते हैं वही इतिहास है जी। उसी का विवरण ही इतिहास है। तदनंतर
जो दूसरा श्लोक यहीं पर है, धर्मे अर्थे च कामे च मोक्षे भरतर्षभ यदि हास्ति तदन्यत्र यन्नि हास्ति न तत्क्वचित। ये जो है महाभारत की विशेषता है, जिसे फर्नांड ब्रादेल ने इतिहास लेखन में किया था। वहाँ यहाँ जो है स्वयं महाभारतकार ये कह चुके होते हैं कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की उपलब्धि का विवरण ही जो है इतिहास है, और जो महाभारत में है वही सर्वत्र है, और जो महाभारत में नहीं है वह कहीं भी नहीं है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये सही बोला एक मिनट जो है डॉक्टर साहब, और फिर इसके बाद जो है भारत का भारतीय स्वरूप होने का वहाँ पर दो जो है संदर्भ हमारे पास है। एक तो ऋक् संहिता का है, यत्र विश्व भवत्येक नीडम, अर्थात संपूर्ण विश्व घोंसले के समान है, और तदनंतर वयम राष्ट्रे जागरियाम पुरोहिता। और तदनंतर जब महाभारत में हम आते हैं तो वहाँ पर नहीं मानुषात् श्रेष्ठतरम ही किंचित, मनुष्य से श्रेष्ठ और अधिक कोई नहीं है, और वह मनुष्य का मनुष्यत्व होना आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत, अर्थात अपने को जो बुरा लगता है वह दूसरे के साथ उस प्रकार का व्यवहार न करें, यह हमारा जो है कर्तव्य होना चाहिए, और इसी से मनुष्य की श्रेष्ठता निर्भर हो सकती है। ये भारतीय परंपरा का उत्स है, और इसी के परिप्रेक्ष्य में महाभारत और उसका जो है पूरा का पूरा पराक्रम, इतिहास चेतना महाभारत की, और तदनंतर जो है इतिहास की प्रासंगिकता, ये भिन्न भिन्न युगों में जो है परिकल्पित होती रही है, रूपायित होती रही है। और इसी के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने बहुत गंभीर तरीके से महाभारत की प्रासंगिकता पूरी बता दी। शुक्ला जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा आगे की प्रोसीडिंग के लिए। निश्चय ही समय अधिक है, और महाभारत इस अर्थ में एक महान कृति है जिसमें समय भी पात्र है। वेदव्यास ने समय को भी लगाया। अब मैं चाहता हूँ श्री राम तिवारी साहब, कविताएं थोड़ा सा कम जगह पाई हैं तो उसकी भी भरपाई कर लेते हैं। अधिकतम 10 मिनट आपका और समय लेंगे, ज़्यादा नहीं है। तो आदरणीय श्री राम तिवारी साहब से निवेदन है, ये जो किताब इसमें कविताएं आई हैं, उसकी कुछ कविताएं आप चाहें नेरूदा की या जैसा आप चाहें ब्रेख्त की, जो पढ़ना चाहें, आपसे निवेदन है। आदरणीय श्री राम तिवारी साहब। क्योंकि जल्दी ही ख़त्म करना है, तो एक कविता है, छोटी सी कविता है, हेरोल्ड पिंटर की बम, अनुवाद व्योमेश शुक्ल का। और कहने के लिए शब्द बाकी नहीं है, हमने जो कुछ छोड़ा है सब बम है, जो हमारे सर पर फट जाते हैं। हमने जो कुछ छोड़ा है सब बम है, जो हमारे खून की आखिरी बूंद तक सोख लेते हैं। जो कुछ छोड़ा है सब बम है, जो मृतकों की खोपड़ियाँ चमकाया करते हैं। बहुत धन्यवाद सर। आदरणीय संतोष चौबे जी ने कहा था सिमुरस्का की कविता का। दरअसल ये समय का थोड़ा दबाव है तो लगता है हड़बड़ी, लेकिन अब ऐसी जगह ना कहा जाए तो कहाँ कहा जाए। ये है कि जो सभ्यता के प्रश्न हैं उसको बहुत तरह से देखा गया। आप ये पाएंगे कि जो कविताएं हैं दुनिया की, तो जो हमारे हृदय में टीस रहा है या हमारे हृदय में धड़क रहा है, वहाँ आप जो यहाँ सोच रहे हैं, एक पोलैंड में बैठा कवि सोच रहा है या विचारक चिंतक सोच रहा है, एक पनामा में सोच रहा है, एक तमाम सभ्यताओं में जो माया सभ्यता के बगल में कहीं बैठा होगा, जैसे हम लोग सिंधु घाटी सरस्वती सभ्यता के बगल में बैठे हैं, तो सबकी पीड़ाएं, सबके प्रश्न एक भीतर उठते रहते हैं। तो इन सब को लेकर ये जो सभ्यता की सांस संग्रह है वो तैयार किया गया। और मेरे ख्याल से इस अर्थ में देश में जहाँ मेरी जानकारी, चूँकि मैं भी उसमें संलग्न रहा हूँ तो आत्मश्लाघा न मानी जाए, मेरे ख्याल से ऐसे 10-12 तो उसमें नोबेल प्राइज़ प्राप्त कवि हैं और तमाम भाषाओं के, बल्कि यह मैं चाहता था तिवारी जी से कि चिनुआ अचेबे की कविताएं मैं अपने विजय मनोहर तिवारी साहब को दिया था। अब उनकी स्थिति ये है कि आपको अफ्रीका का दुख देखना हो,
कविताएं बहुत शिनाख्त करती हैं दुख की, पीड़ा की, मुश्किलों की, जीवन संघर्षों की। तो आप चिनुआ अचेबे की कविता देखिए कि कैसे साम्राज्यवादी ताकतें कैसे रौंदती हैं कि लोगों का धर्म ले लेती हैं, संस्कृति ले लेती हैं, सभ्यताएं ले लेती हैं, यहाँ तक कि पेट के भूख के लिए जो भोजन जाता है उसको भी ले लेती हैं, अपनी तरह का भोजन देती हैं। तो इस अर्थ को तमाम मुश्किलों और जो मनुष्य जहाँ जैसा सोच रहा है इस संग्रह में शामिल किया गया है। ये जो बिस्साओ सिम्बोरस्का हैं, पोलिस की कवित्री हैं, अभी 2000 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला था, और इनकी एक कविता है बीतती सदी में, जो मेरी अपनी जानकारी में देश में करीबन 50 या 60 भाषाओं में जब उनको नोबेल प्राइज़ मिला तो एक ही 2 दिन में ट्रांसलेट हो गई थी, इतनी प्रसिद्ध कविता है वो। तो अभी तो वो नहीं है। चौबे जी जो आप बिस्साओ सिम्बोरस्का की, हम लोग कभी उनको बिस्लाओ सिम्बोरस्का कहते हैं, कभी बिस्साओ सिम्बोरस्का, खैर वो प्रोनाउंसिएशन अलग, लेकिन आप जो कविता पढ़ना चाहें तो। अच्छा, तो हम उन्हीं से समापन कर रहे हैं कि उनकी कविता है अंत और आरंभ। हर युद्ध के बाद किसी न किसी को सब कुछ ठीक करना पड़ता है, आखिर चीज़ें अपने आप तो ठिकाने नहीं लग जाएंगी। किसी को सड़कों से मलबा हटाना पड़ता है ताकि लाशों से भरी गाड़ियां गुजर सकें। कोई भारी कदमों से चलता चला जाता है, कीचड़ और राख से होते हुए, सोफों के स्प्रिंग, कांच के टुकड़ों और खून सने कपड़ों से बचते हुए। किसी को घसीट कर लाना होता है एक खंभा गिरती दीवारों से टिकाने के लिए। किसी को खिड़कियों में कांच लगाने होते हैं, चौखटों में दरवाज़ा लगाना होता है। कोई फोटोग्राफर मुस्कुराने के लिए नहीं कहता बरसों तक। सभी कैमरे किसी और मोर्चे पर चले गए हैं, फिर से बनाने हैं पुल और रेलवे स्टेशन। इसके लिए चीथड़े चीथड़े हुए कमीज़ों की आस्तानें चढ़ानी होंगी। कोई हाथ में झाड़ू लिए याद करता है कैसे हुआ यह सब, और कोई सुनता है हिलाते हुए अपना सिर जो किसी तरह साबुत रह गया है, लेकिन बाकी सब दौड़ धूप में लगे हैं, किसी कदर बोरियत से भरे हुए, कभी कभार ही सही। अब कोई भी गए मुर्दों की तरह उखाड़ लाता है झाड़ियों के पीछे से एक जंग खाई हुई भैंस और कचरे के ढेर में डाल आता है। वे जो ये सब जानते थे उन्हें रास्ता छोड़ देना होगा। उनके लिए जो बहुत कम जानते हैं या उससे भी कम, यहाँ तक कि कुछ भी नहीं जानते, और उस घास पर जो सारे कारणों और परिणामों को दबा लेती है अपने नीचे, दांतों में तिनका दबाए कोई होगा लेटा, अनमना सा देखते हुए बादलों का बिखर जाना। जो मिश्रा जी ने कहा था कि रचनात्मकता ही हमें बचाएगी, सर्जना ही हमें बचाएगी, तो सचमुच में सर्जना ही हमें बचाएगी। और हमारे एक कवि ने कहा है कि सब सर्जन आंचल पसार कर लेना, तो मैं इस सब सर्जन को आंचल पसार कर, अपनी भावनाओं का आंचल पसार कर ग्रहण करते हैं हम सब। बहुत बहुत धन्यवाद। सभा में आप सब आए, इतना सुंदर वैचारिक सत्र, शायद और समय होता, और तिवारी साहब से और आग्रह करेंगे कि कुछ और ऐसा हो, थोड़ा इसको और संपादित ढंग से निष्पादित किया जाएगा। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, शुभ रात्रि। तिवारी जी सताए हों, ऐसा करते रहें, यह शुभकामना भी। एक स्मृति चिन्ह मोमेंटो आदरणीय श्री राम तिवारी जी, न्यासी सचिव वीर भारत न्यास की तरफ से आप सबको, वक्ताओं और जिनने कविता पाठ किया, आदरणीय तिवारी जी। समय आगे फिर सुनेंगे। हाँ, हाँ जी सर।
प्लीज। सर को दे दो। अच्छा आनंद जी को, आनंद जी। चलो थैंक यू, बढ़िया बढ़िया।